Hello to everyone. हेलो। अ, तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है उसके बारे में। तो मैं डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करें और सेशन स्टार्ट करें। हेलो देवंशी। हेलो। हेलो मलिक। हेलो प्रतीक। हेलो हेलो। एक बार में कहाँ रह गई बच्चे। तो तब तक मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ें मतलब पता नहीं इस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया में जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन मिथ है साइंस को लेके भी। और जब बिहेवियर साइंस की बात आती है तो बिहेवियर साइंस में पहली बार तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी डायनामिक्स होते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, बहुत सारे नॉन मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस ने, सब ने अपने अपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जस्टिफिकेशन या कुछ थ्योरीज दी हैं। तो उसमें जो लेटेस्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो डीएसएम देता है, तो उन सब ने साइकाट्रिक डिसऑर्डर को या साइकोलॉजी को या नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को क्लासिफाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को, ताकि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएँ, आपस में जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएँ। तो उसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि कैसे जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है उसका एक स्पेशल पोजीशन क्यों है, और उसके लेके जो मिथ्स और जो स्टिग्मा है वो इतना ज़्यादा क्यों है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। हेलो हेलो रितु। हेलो ममता। सॉरी, आज कुछ इश्यू आ रहा है, क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सॉरी एवरीवन, डॉक्टर चैन का 10 मिनट में ज्वाइन करेंगी। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले जो उसमें जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में या नॉर्मल ह्यूमन में जो सबसे मतलब चैलेंजिंग टॉपिक है जो नॉर्मल लोगों के लिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए भी और सारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनके लिए, कि लाइफ को सेव करना, उसमें आता है कि सबसे पहले सुसाइड थॉट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम सुसाइड का नाम सुनते हैं, चाहे मैं मतलब अपने घर वालों से बात करूँ या अपने दोस्तों से बात करूँ या आप भी किसी लोगों से बात करेंगे, तो उसमें सुसाइड का नाम सुनते ही लोग पैनिक कर जाते हैं।
कि क्यों पैनिक कर जाते हैं और क्यों हमने कई बार हमें जो सुसाइड ड्रामा हम सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो या फिर हम कभी बात करते हैं तो उस बारे में लोग हमें चुप कर देते हैं, तो हम बात नहीं कर पाते उस टॉपिक के बारे में। तो वो जो अनसर्टेनिटी है और जो उस वर्ड को लेके जितने लोग पैनिक कर जाते हैं उतना एक्चुअल में आप देखोगे तो अ, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। उसमें जैसे बहुत काफ़ी बार मैंने स्टेटस भी अपलोड किया था कि सुसाइड के बारे में जितना डिस्कशन होगा बिना थेरेपी के वो कम हो सकता है, क्योंकि लोगों को वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ कुछ सिमिलर जो घटनाएं हैं वो लोगों के साथ में घट रही हैं या इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो सुसाइड को थॉट को लेके मतलब सीरियसनेस होनी चाहिए जब, लेकिन उस ट्रम को आप आपस में लोगों के बारे में बात सुन के उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि मतलब ये चीज़ आपको बोलूँगा तो हो सकता है कि आप पहली बार सुनो, ऐसा हो सकता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में 4 साल से 5 साल से सुसाइड थॉट कंटिन्यूस प्रेजेंट हो, तो इसलिए इसमें कुछ पैनिक करने की बात नहीं है। उसमें बात ये है कि जैसे मार्शा लेनिन ने बोला था कि लाइफ पेनफुल होगी लेकिन इट्स वर्दी टू क्रिएट, वर्दी टू लाइफ, तो उसको कैसे क्रिएट करा जाए, तो उसकी सारी जितनी भी थेरेपीज हैं वो उसी डायरेक्टेड पर रहती हैं। दूसरा एक काफ़ी दिन पहले मैंने सुसाइड के ऊपर एक ग्राफ शेयर किया था कि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई इंसान को सुसाइड के थॉट कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, या उसने कभी इतना स्ट्रेस नहीं फील किया होगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। बॉर्डरलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो थॉट कंटिन्यूस बने रह सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा उस बारे में बात किया जाएगा तो उतना कम लोगों को पैनिक क्रिएट होगा, और हमारी फ्यूचर जो जनरेशन आती है आएगी आगे, या फिर मेरा भाई हो सकता है, कल को मेरी बहन हो सकती है, कि यदि हम सुसाइड के थॉट को डिस्कस नहीं करेंगे तो लोग अपनी बात कभी कह ही नहीं पाएंगे या उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हेजिटेट करते रहेंगे। सर डॉक्टर साहब आ गए तो हेलो एवरीवन। हेलो पारुल। थैंक यू अक्षय बॉस। यार क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। हेलो, आई एम सॉरी, काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ रहा है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इवन इफ यू विल आस्क मी और इफ यू विल नॉट आस्क मी, आई नो दैट व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं और पढ़ा भी है बेसिकली, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आंसर नहीं आज जस्टिफाई दे पाए, तो मेरे पुराने पोस्ट में आगे इस टॉपिक के बारे में तो पूरी ज़िंदगी भी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, तो भी कम पड़ जाएंगे, मतलब ऐसा। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यार आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आई नो यू आर नॉट ऑडिबल। मुझे तो नहीं आ रहा, बाकी किसी ऑडियंस को आ रहा तो पता नहीं, मुझे एक बार पूछ सकते हो आप। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही रुक साहब। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, या मैंने अप्रूवल नहीं दिया है क्या, ऐसा हो सकता है। नहीं तो यस वी बोथ वी कैन हियर, यस बोथ वी कैन हियर, ओके, लेकिन मुझे नहीं आ रही है आवाज़। हाउ टू कनेक्ट यार। सर नेटवर्क, सर हेडफोन हटा के देखो। ओके,
हेलो। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, मुझे आवाज़ आ रही है। ओके। ठीक है। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम टू द सेशन। इट विल बी द मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन, मतलब एंड दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीवन। सो मोस्ट वेलकम। Welcome. Thank you, sir. I'm really sorry I got late. ओके, इट्स ओके। And hello everyone. We have gathered together ऐसे ही बात करने के लिए कि बीपीटी के बारे में and why बीपीटी स्पेशली है ना सर कि यस। इतने सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं राइट। तो बीपीटी ही क्यों? राइट। रिसेंटली अभी आप देख रहे होंगे कि हैशटैग बीपीटी बैन हो चुका है। वो बीपीटी हैशटैग आप नहीं यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए। वहाँ ऐसे जगहों में अगर आप बैन कर रहे हो तो इसको आप इग्नोरेंस भी मान सकते हो, आप ऑपरेशन की तरह मान सकते हो। और लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि टू अवॉइड फर्दर हार्म और टू प्रिवेंट डेथ। लेकिन लोगों को जानना चाहिए, तो क्लोजेट में रख के क्या ही करोगे आप, ट्रू। है ना? तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब आपने तो शुरू ही किया होगा सर, लोग समझते होंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। हर किसी को लगता है कि हम बॉर्डर लाइन है, राइट। हर कोई सबके साथ यस, हर दिस। किसी में ना वो ट्रेट होता ही है। ट्रू। तो वो डिसऑर्डर तब बनता है जब कि एकदम से मैल फंक्शनिंग हो जाए, किसी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, हर एक स्पेयर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, पार्टनर में, वर्क में, सब ये प्रॉब्लम हो रही है, तब पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं सर। राइट। बाकी बीपीडी मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सर हम ये क्या पूछना चाहते हैं कि बीपीडी, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि बीपीडी हम कैसे डायग्नोज करते हैं, इनकी ट्रेट्स क्या क्या है, ताकि ओके। हम कह सके कि ये डिसऑर्डर है या फिर ट्रेट है, और इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम खुद ही कैसे एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट से। ट्रू। ठीक है, मैं इस बारे में इस टॉपिक पे आऊँगा, सारे क्राइटेरिया बताऊँगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम कम है आगे, तो मैं आपके साथ इंटरेक्शन में ही बहुत भी कम्युनिकेशन में आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं बाकी ऑडियंस को बोल देता हूँ कि लोग सबके यदि बीच में जाना पड़ जाता है किसी काम की वजह से, तो आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू करूँ, या डॉक्टर साहब को बीच में टाइम मिले तब ज्वाइन कर पाए। हम आगे और भी करते रहेंगे। हमें नहीं पता कि हमने बिना प्लान करके ये सेशन हेल्प किया, हमने कोई कन्वर्सेशन नहीं करी, डॉक्टर साहब बिजी थे। तो आपने सही सवाल पूछा मुझे, मैं थोड़ा साइकाट्री को और थोड़ा सा प्रिसाइज कर देता हूँ ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। डिसऑर्डर बने नहीं बने, यदि आपको लगता है कि दिस इज हेल्पिंग माई लाइफ, दिस इज नॉट माई यूजुअल सेल्फ, देन आई थिंक आपको उस बारे में कंसिडर कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन क्या है कि वो रहेगा, उसको नहीं अबॉलिश कर सकते आप। लेकिन दो चीज़ें आपके सामने विजिबल हैं कि कोई इग्नोर कर रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो दूसरा इसलिए क्योंकि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में या नॉर्मल डिस्कशन में आपको नहीं मिलेंगे, पब्लिक डिस्कशन में। तो वहाँ पे जैसे मैंने कल स्टडी शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी पब्लिश हुई थी, तो उसमें क्या है कि जहाँ पे साइकाट्रिक साइकोलॉजिकल में हम ओपन अप नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ट्रस्ट नहीं मिलता। स्पेस नहीं मिलता। जो ऑलरेडी हम अपना फेथ खो चुके हैं, ट्रस्ट खो चुके हैं, तो उस कंडीशन में जो चीज़ें यदि हिडन में, डार्क में मिल जाती हैं और उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है, जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे जितने भी पर्सनालिटी हैं उसमें उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और रिसर्च हुआ भी है तो कॉमन, जैसे मैंने एक ट्वीट पे पढ़ रहा था कि जो पब्लिकेशन साइकाट्री में हो रहे हैं वो जनरल पब्लिक में जाना चाहिए, बजाय कि जनरल ताकि लोगों को अवेलेबल हो, क्योंकि वो सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करके हम सीधे इस डिस्कशन पे आते हैं कि अभी भी मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, मैं दोनों को रेलेवेंस में ला रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया था कि किसी जो एक सर्वाइवर ने लिखा था कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिकेशन दे देते हैं, या मैं बोलता हूँ मैं मरना चाह रहा हूँ तो बोल देते हैं कि लाइफ क्राइसिस के हेल्पलाइन में बात कर लीजिए, तो वो मर जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन कहते हैं कि क्या था वो लास्ट में, हाँ, we take a mental health issue seriously। so एक्चुअल में वो क्या है कि परफेक्ट साइकोलॉजिकल जर्नलिज्म है। तो उसमें क्या है कि आप अपना वैलिडेशन ले रहे हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो नहीं बचा सकते, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो वो भी मतलब हर वे में वो डॉक्टर को नहीं टारगेट कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी लिमिटेशन है, डॉक्टर्स का लिमिटेशन है, लेकिन उस चीज़ को कम्युनिकेट कर देना चाहिए क्लाइंट को डायरेक्ट, मतलब मेरा ही मानना है, ताकि वो अपने वे में ढूंढ पाए रास्ता।
तो उस बारे में बहुत कुछ बातें करने के लिए। दूसरा, जैसे एक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट थे मेरे दोस्त, उन्होंने शेयर किया था कि इंडियन फीमेल्स जो हैं या मेल्स भी हैं जितने भी, तो उनका जितना मतलब यदि ट्रॉमा होता है इधर सेक्सुअल फिजिकल, तो वो हेल्प नहीं सीख कर पाते हैं। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि क्यों नहीं हेल्प सीख कर पाते हैं, क्योंकि उनको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो वो जब एक क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पूरी दुनिया बेकार लगने लग जाती है कि सारी दुनिया डिच करने वाले हैं, सारे मुझे छोड़ने वाले हैं, कोई मेरी बातों में भरोसा नहीं करता है, और वो एक्चुअल में देख भी चुका होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोग हेल्प नहीं सीख करते, और हेल्प सीख करते हैं तो उनके साथ भी कौन सा जस्टिफिकेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो उस दौरान उस कंटेक्स में जो बीपीडी के जो जो लोग इस क्योंकि आप देखोगे ह्यूमन एज लाइफ सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट। हेलो ईशा, डॉक्टर ईशा। सो उसमें क्या होता है कि सब लोग अपने अपने जैसे मैं हीलिंग का स्टेज जैसे हम टर्म यूज कर रहे थे कि सब लोग अपनी अपनी हीलिंग में अलग अलग हैं। तो बीपीडी का सबसे खास बात ये है कि ओवर द टाइम इंसान अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग लाइफ को लॉस कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आप जब देखोगे मतलब एज ए इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल पे, तो बहुत सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनका एक्सपीरियंस हमें मिल जाए तो हमारे लिए बिना सबसे सस्ती थेरेपी हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चीज़ें हम कई बार देखते हैं कि लोगों के जो एक्सपीरियंस है ना, जो उस चीज़ से जा चुका होता है, वो 1000 गुना थेरेपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जैसे हम कितनी बार पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पे, कितने अकाउंट्स हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के, आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे कंटेंट होता है, तो हमें मोटिवेट करता है वो, या फिर हमें रियलाइजेशन होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस बारे में और भी हम बातें करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इस बात को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है सच में, और वो सबसे सस्ती और सबसे किफ़ायती थेरेपी है बेसिकली, मेरा ये मानना है। तो इंस्टाग्राम को ये डिसीजन मतलब रिवर्स करना चाहिए। वो इसलिए, जब और दूसरा इंस्टाग्राम का आप देखोगे तो उसमें जब मैंने चेक किया कि क्या सपोर्ट देता है, एक बार चेक करो मुझे, तो सपोर्ट में क्या लिखा है कि 24 घंटे, अगले 24 घंटे में कोई डिसीजन मत लो। ये थेरेपी है बोर्ड लाइन की कि 24 घंटे, भाई ये तो लाइफ लॉन्ग इश्यू रह सकता है। तो तुम ये कह रहे हो कि 24 घंटे किसी से बात ना करो, तो नहीं बात करोगे तो क्या करो, ये कोई थेरेपी है? तो एक्चुअल में ये हो गया कि उस, हाँ यही है। तो ये तो एक तरह से मारना हो गया लोगों को ना। तो दूसरा मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि स्टिग्मा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में भी ज़्यादा है, और मीडिया तो हमारा सबसे खतरनाक चीज़ है, उसको तो आधी अधूरी बातें पता रहती है जो चीज़ें, जबकि जर्नलिज्म ऐसा होना चाहिए कि कोविड चाहे कितना भी पैनिक क्रिएट कर रहा हो, इतना एक्सपर्ट एडवाइसेस दो, एक्सपर्ट चीज़ें बताओ कि अनसर्टेनिटी को डिफ्यूज़ करो। आप जितना अनसर्टेनिटी को डिफ्यूज़ कर दोगे तो इंसान को मदद लेने की जरूरत नहीं है। इंसान कैपेबल होता है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं। एक फिलोसोफर ने कहा था कि इंसान ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन सकता है। क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ आगे ह्यूमन रेस में? वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। क्यों हो जा रही है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ एक्चुअल में मेंटल डिसऑर्डर है और क्या नॉर्मल एक्सपीरियंसेस है। तो उसमें सबसे पहले मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि डायग्नोसिस बनाने से पहले, प्रोफेशनल डायग्नोसिस बनाने से पहले इंपॉर्टेंट है कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना जरूरी है, उसकी स्केलिंग कराना जरूरी है। तो डायग्नोसिस, क्योंकि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है। लेकिन मैं तो और एडवांस सोचता हूँ, चाहे आपका डिसऑर्डर बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कही थी कि बॉर्डरलाइन ट्रेट सब में होती है, जो इमोशनल माइंड है तो वो सब में होती है। तो ट्रेट का मतलब है कि एक दो फीचर जरूर होंगे। तो किसी का उसको डायग्नोसिस लेवल बनाने के लिए कुछ 9 में से 5 क्लासिक 5 सिम्टम दिए हैं, तो उसका 256 कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जब 4 करोगे 3 करोगे तो और बहुत आगे तक पहुंच सकता है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक इंटरवेंशन करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डिसफंक्शन कर रहा हो, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, आपको लोगों से मिलने में दिक्कत आ रही हो, आपको नींद में खाने पीने में दिक्कत आ रही हो, आप एकदम सीवियरली डिसेबल हो चुके हो, तब उसको डिस्टर्ब बनाना चाहता है। लेकिन हम एज ए मतलब क्योंकि आप लोग हेल्प नहीं सीख कर पाओगे, लोगों से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम समझते हैं कि चीज़ें नहीं शेयर करी जा सकती और किसी से। तो उसमें ये है कि आप यदि डायग्नोसिस बना भी लोगे कि मैं तो यही हूँ, तो कोई शर्म नहीं है, उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बेसिकली बॉर्डरलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो उतने। हाँ डॉक्टर बोलिए। मतलब ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस एंड देन फर्स्ट थिंग है एक्सेप्टिंग इट। एग्जैक्टली। एक्सेप्ट कर लो कि ये है। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि आप एक्सेप्ट पब्लिकली मत शो करो कि मैं बॉर्डरलाइन हूँ। यदि आपको लगता है कि लोग क्योंकि होंगे वैसे लोग कि आपको वापस कुछ सुनने को मिल जाएगा तो आप
फिर पैनिक कर जाएंगे कि लोगों ने स्टिग्मेटाइज कर लिया। तो अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आई एम बॉडी। आप पब्लिकली मत डिस्प्ले करो, आप साइलेंट में, हिडन में, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्योंकि हर किसी के सामने ओपन होना भी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके डैमेज कर सकता है सेल्फ स्टीम को, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को। तो ये भी चीज़ मतलब आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप करते हो तो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वो समझ रहे हैं। मैं आपको मतलब जो हमारी बादशाह थी, जो क्वीन थी बॉर्डरलाइन की, उन्होंने तो पूरा थेरेपी जनरेट कर दिया था। यदि वो एक्सेप्ट नहीं करती कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मतलब दुनिया में जैसे एडिक्शन में हूँ मैं, तो कितनी डीबीटी कितना भयंकर काम करती है, यदि बैंक से करा जाए तो कितने एडिक्शन को ठीक कर सकती है, मतलब मेडिकेशन के साथ में। तो वो तो लाइफ सेविंग प्रोसेस है। जब तक आप उस एक्सपीरियंस को जियोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो आप डिस्कवरी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसलिए जो थेरेपी निकल के आई वो एक पेशेंट से निकल के आई, मतलब जिसको हम लोग पेशेंट बोलते हैं। जबकि आज उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट कितना ज़्यादा, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उसका कि उसने ऐसी थेरेपी करी, उसने एक्सेप्ट किया। इवन इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे इतना बेनिफिट किया है, आई नो हाउ टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो हम बात करेंगे उस बारे में आगे कि क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि कुछ रह ना जाए। मैंने सुसाइड के ऊपर ग्राफ सेव किया हुआ था कि सब लोगों में सुसाइड के थॉट होते हैं। डू नॉट नीड टू पैनिक टू एवरीवन। किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। आए होगा तो उसमें कुछ उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुसाइड के थॉट क्यों आ रहे हैं। जितना एक्सेप्टेंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस टाइम पे मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, अदर पेरेंट्स के थ्रू, आपके रोमांटिक पार्टनर के थ्रू, या वर्क प्लेस पे, या स्कूल पे, कहीं पे हुआ, उसको वर्ड्स में उस अब्यूज़ को लिखना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपके अंदर सेम गिल्ट भरी रहेगी, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन वो जितना बढ़िया तरीके से लिखोगे कि आप अकाउंटेबल भी हों, और आप अपने जो मतलब आपका ऑपरेशन हुआ है, आपका नेग्लिजेंस हुआ है, आप उसको एक बार प्रोफाइल डिफाइन भी कर पाओ। जैसे अभी भी मैंने पोस्ट से किया था एक नार्सिसिस्ट। ये मतलब मेरा जो समझ में आया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई पर्सन आया, मैंने बोल दिया अरे क्या टेंशन ले रहा है, छोड़ दे, तो एक्सेप्ट कर ले, बीपीडी है, सुसाइड है, ही विल एक्सेप्ट और सी विल एक्सेप्ट। नो, सी विल, मतलब हमारा साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। मैं मान लो हाँ कर लेता हूँ, सोशल डिजायर आंसर देता हूँ कि हाँ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, मैं मान लिया। बट जब मैं मेरे बेड पे जा रहा हूँ, जब मैं अकेला हूँगा, जब मैं मेरे थॉट्स फ्री रहेंगे, तो मेरा माइंड मानेगा ही नहीं ना, साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या कि हमारे जो सारे साइकेट्रिक क्या है साइकोलॉजिकल, मतलब हमारा थॉट कंटेंट जो बाहर आ रहा है, या जो अंदर हमारे माइंड में चल रहा है, तो बाहर आ रहा है, तो मैंने मतलब सोशल डिजायर आंसर दे सकता हूँ, और वो जरूरी भी है। मैं हर किसी के सामने नहीं बोल सकता इसमें। तो लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जो थोड़ी हमारे माइंड में जो थॉट की चलती है, उनको आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है। उनको ट्रू। दूसरा उससे इम्पोर्टेंट ये है कि मान लो उस जो थॉट्स है उनको सबसे बड़ी आर्टिकल, मतलब वो बहुत ट्रेनिंग से आएगा। जैसे मतलब एक छोटा सा मैंने कोट लिखा था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए भी कंटेक्स्ट में, कि लोग लिखते क्यों हैं, लोग गाने क्यों बनाते हैं, लोग पोइट्री क्यों करते हैं, मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो उसमें क्या है कि लिखने से मतलब मेरे थॉट भी रिसेफ हो रहे हैं। मतलब आप जब देखोगे, जब आप अपना भी देखोगे, या किसी भी राइटर का देखोगे, या किसी भी मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल का देखोगे, या अपना ही मैसेज चैट बॉक्स चेक करोगे कि एक इंसान से बात करी थी, तो 2 साल पहले जो बात करी थी वो आप देखोगे अरे ये क्या लिख दिया मैं। ठीक है, तो वो डे बाय डे जब आप लिखते रहते हो, शेयर करते रहते हो, तो आपका जो थॉट्स का आर्टिकुलेशन है वो मतलब एक प्रॉपर शेप लेता रहता है। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे शेयर करा था कि यदि आप मतलब यदि लिख रहे हो और आप हेल्प सीख करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर हीलिंग, मतलब यू आर ऑन राइट पाथ। तो इसलिए लोग लिखते क्यों, क्योंकि लोग सुनते नहीं। तो और लोग सुनते नहीं क्यों नहीं, क्योंकि लोग सुनने के पास टाइम नहीं है लोगों के पास ना। अब मैं मेरी माँ को बोलूँ माँ मैं मरना चाहता हूँ, अब बोले बेटा क्या कर रहा है, ठीक है। मान लो मैं मेरे दोस्त को बोलूँ तो यार मैं क्या करूँ, ठीक है, तो उनका बात भी जायज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा कि आप हेल्प सीख मत कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि आप हेल्प सीख नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रॉमा कई बार इतना ज़्यादा हो सकता है कि मैं मेरा नहीं शेयर कर सकता किसी से भी। मैं मतलब मेरा रोमांटिक पार्टनर होगा या मेरे फादर होंगे तो मैं नहीं शेयर कर सकता। इवन कितना भी डीबीटी थेरेपिस्ट कितना भी भयंकर हो, मैं नहीं शेयर कर सकता।
ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे खुद अंदर से नहीं लगेगा कि दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट पर्सन जिससे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं तो और ट्रॉमा लग जाएगा मेरे और गिल्ट शेम इतना ज्यादा रहेगा तो उसको कैसे शेयर करूंगा। तो उसका एक सेफ वर्जन बचता है, जैसे आपने बताया आर्टिकुलेट करना, तो इट्स लिटरली नीडेड। अब दूसरा आप देखोगे बहुत सारे डिजिटल पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, स्टोरीज में दे आर फुल ऑफ इट, जो इमोशंस हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, जैसे मान लो आप आर्टिकुलेट करने लगे, बीच में कुछ और मिल गया। जैसे मैं एक दिन आपसे डिस्कस कर रहा था कि नार्सिसिस्टिक साइकिल में एक बार घुस गए, यू विल नॉट आउट ऑफ इट। आई एम लिटरली सेइंग इट, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। कितना मतलब ऑब्सेशन हो जाता है कि उस, क्योंकि क्या करता है कि जो ट्रोमेटिक होता है ना, और खासकर बीपीडी, क्योंकि उसके साथ में यदि एनपीडी का लाइफ में एक्सपीरियंस आ गया और यदि एक बार उसे पता चल गया कि मेरा जो अब्यूजर था वो नार्सिसिस्टिक था, तो हमारा साइकोलॉजी उसको जस्टिफाई करने में लगी रहेगी। और जैसे मैंने दूसरा एक विषय किया था कि अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, आपको वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी कि जितने नार्सिसिस्टिक मेरी जिंदगी में आ जाएं, मैंने समझ लिया है उसको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। आई एग्री कि आप नहीं जस्टिफिकेशन हो पाएगा, और लेकिन आप करते भी रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई वांट कि आप उस साइकिल को खत्म करके एक अकाउंटेबिलिटी ले लें कि ये एक मेरे जो इमोशंस हैं उसका एक वर्ड है, एक साइकाट्री में एक टर्म है, बीपीडी है, वो फिट बैठेगा। मतलब दुनिया का कोई सिम्टम रह जाए बीपीडी में, तो मैं, डॉक्टर साहब आप समझ रहे हो, जो मैंने शेयर भी किया कंटेंट, बीपीडी विल इंक्लूड एवरीथिंग। तो हम उसमें टॉपिक पे आ जाते हैं, और कुछ आप बात करना चाहते हैं, मैं टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, कुछ सिम्टम ना छूट जाए। तो हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें मतलब उसको मैं, यदि आप इन चीज़ों को लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से ट्राई करूँगा एक्सपीरियंस करने की। हो सकता है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि 256 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है कि मैं किसी एक को भी जस्टिफिकेशन ना कर पाऊँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ट्रॉमा आपके मैं इनवैलिडेट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुटिंग थिंग्स इन वर्ड्स। सबसे, और दूसरा सबसे, बीपीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पब्लिकली नहीं दिखेंगे, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता। वो वर्ड्स में नहीं दिखेंगे, वो बाहर कहीं नहीं दिखेंगे, वो आप अपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रोमांटिक पार्टनर में एक्सपीरियंस होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की, हाँ उसी शेयर में, रोमांटिक पार्टनरशिप में, क्योंकि वहां पे आप ओपन अप हो रहे होते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, और वो पहली बार जब आप ओपन हुए और वहां पे आपको इनवैलिडेट कर दिया एक्सपीरियंस को, यू विल लैश आउट, मतलब आपका वहां पे ब्रेक डाउन होना ही होना है। तो उस बेसिस पे ये बीपीडी के सिम्टम बनाए गए हैं। जैसे एडीएचडी के साथ में, जैसे आप बहुत बार देखोगे कि मतलब डेवलप कंट्री में एडीएचडी का ज्यादा कॉम्बिनेट हुआ है कि मैं एडीएचडी हूँ, इंपल्सिविटी है मेरे में, ऐसा नहीं है। एडीएचडी का बीपीडी का लिंक है, क्योंकि उसका थेरेपी में काम करता है, क्योंकि उसका कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करने से एडीएचडी के सिम्टम कम होते हैं, इसलिए रेलेवेंस है यहाँ पे। लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि सारे बीपीडी के सिम्टम्स हर चीज के सिम्टम को एक्सप्लेन कर देंगे, तो ओवर डायग्नोसिस करने में भी अपने आप को कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट बात बता दी कि रोमांटिक पार्टनरशिप में आएगा, उस रोमांटिक पार्टनर का पहला, दूसरा, तीसरा, बीपीडी की खास बात यह है 3-2-1 रिलेशनशिप तो फकअप हो चुकी होगी। ठीक है, चाहे वो सामने वाला नार्सिसिस्टिक पार्टनर हो या आप बीपीडी हो, और जब एनपीडी आ गया सामने तो फिर तो केवास मचना ही मचना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें सेम गिल्ट की कोई बात नहीं है। तो उसमें जैसे एक पहला रिलेशनशिप, दूसरा, तीसरा, हमें पता ही नहीं रहता, मतलब कोई मैरिज के बारे में बात नहीं करता, कोई राइट पार्टनर के बारे में, ढूंढने के बारे में बात ही नहीं करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी लाइफ का डायमेंशन इसी से ही डिफाइन होती है, इसी से इंसान की जो सेल्फ वर्थ होती है वहीं से डिफाइन करने का हमें मतलब एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब होता नहीं है उससे, लेकिन हम उस चीज को फाइनल यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे को कह दिया तो मैं वैसा ही हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना भी मेरे में टैलेंट हो, लेकिन मेरे रोमांटिक पार्टनर ने बोल दिया कि तुम घटिया किस्म के इंसान हो, तो वो मेरे दिमाग से बात जाएगी नहीं। चाहे तुम मेरी थेरेपी कर लो, चाहे तुम मेरे इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, या भगवान भी आके बोल देना कि बेटा तेरा वर्थ है, मुझे तो बोलेगा नहीं भाई साहब मेरे तो। हाँ, तो क्योंकि ऑलरेडी वो, बिल्कुल आपने सही किया है, सिम्टम है उसका, उस बात पे आऊंगा। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है कि बन रही होती है, यदि उस दौरान यंग अडल्ट में या उस एज में 20 मतलब मिड क्वार्टर लाइफ क्राइसिस में, सब दुनिया का पूरी जहान में होता है, मैंने सारा देख लिया है, लेडी गागा से लेके, ऐश्वर्या राय से लेके, सलमान खान से लेके, सुशांत सिंह राजपूत से लेके, मेरे को लेके, कोई भी दुनिया को लेके ना,
या अमिताभ बच्चन हो या राखी सावंत हो या कोई भी हो, मतलब एवरीवन हैव टू गो थ्रू दिस फेज, दे हैव टू गो थ्रू। उसमें कोई बात नहीं है डिस्कस करने का। तो उसमें जैसे आपने बताया कि जो उस कारण डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस दौरान यदि रोमांटिक पार्टनर में जो इनवैलिडेट कर दिया तो उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, वो लाइफ लॉन्ग हमें लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन बीपीडी बाकी मैंने बताया बाकी पर्सनैलिटी से कंप्लीटली डिफरेंट है। ओवर द टाइम इंसान रास्ते ढूंढ लेता है, उस इंसान को फेवरेट पार्टनर मिल जाता है कि वो तब तक यदि जितना समझ लेता है तो उसमें ये रहेगा कि आगे की आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से केयर कर पाओगे, आप एक नेशन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो उन सारी चीज़ों में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। मेरा नेटवर्क ना ऐसा नहीं है कि पार्टनर मिलने से ही बीपीडी ठीक हो जाए, मतलब ऐसा भी नहीं है, अपने आप भी ठीक हो जाता है ओवर द टाइम। जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो बिना, ये सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाह रहा था बाकी लोगों को कि बिना रोमांटिक पार्टनर के आप हील होना है, क्योंकि यदि आपने देखा कि मेरा पार्टनर मुझे हील करेगा तो वो क्योस मचेगा, क्योंकि दो लोग सिमिलर थिंकिंग में नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, क्योंकि क्योंकि उनका ब्रिंग हमेशा सेल्फ हीलिंग ही होना है। ट्रू। जैसे ट्विन का आप मोनोजाइगोटिक ट्विन का पढ़ लो आप, अपनी साइकाइट्री में कितनी स्टडी है, मतलब हाईएस्ट जो वेरिएशन होता है वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होता है ना, कि एक स्पर्म से एक माँ के पेट में एक जगह रह के वो लोग नहीं सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते। तो मतलब अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे या मेरा पार्टनर जो भी अपोजिट सेक्स का है या सेम सेक्स का है, मतलब तो उसमें वो आप उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ने का कोई मतलब नहीं। उसमें मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको रियलाइज हो गया कि मैं बीपीडी हूँ, तो कोई रोमांटिक पार्टनरशिप में जाना नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हम पहला सिम्टम बताएंगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब वो सबसे ज्यादा पैनिक करता है रोमांटिक पार्टनर में कि मेरा पार्टनर तो बस छोड़ जाएगा मुझे, यदि उसने कहीं बात करी है, कुछ स्टेटस में ऐसा लिख दिया है या मेरे से वॉइस टोन बदल के बात कर ली है, तो वो जो फियर है वो उसको बचाने के लिए बीपीडी क्या करता है कि फ्रैंटिक एफर्ट्स करता है। या तो वो पार्टनर को अब्यूज करेगा, मतलब उसका मतलब नहीं अब्यूज करना चाह रहा, लेकिन वो उसको रोकने के लिए अब्यूज कर सकता है। नहीं पता है कैसे मैनेज करना है, वो ट्रू फंक्शनिंग एटीट्यूड जो रहता है ट्रू, माल फंक्शनिंग एटीट्यूड की वजह से ही करता है, वो खुद से जान के नहीं करता। जान के नहीं करता है, क्योंकि उसके नियम साइकोलॉजी में सच में लगता है, वो इमेजिनेटेड होता है, और रियल में भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल में नहीं होगा, कि आपका पार्टनर नहीं छोड़ना चाह रहा है। दोनों फियर ऑफ अबैंडनमेंट में तुम्हें होता है। हाँ, तो उसके जो उसको कंट्रोल करने के जो एफर्ट्स हैं वो कई बार एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, और सेल्फ सबैटर्स टाइप की कंडीशन आ जाती है कि आप अपने को गिल्ट होता है कि मैंने क्या कह दिया, मेरे को नहीं कहना था। तो दे आर यूनिवर्सल थिंग्स। तो उसके जो जितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है तब आता है कि स्लैशिंग ऑफ रिस्ट या फिर कुछ भी अजीब से बोल देना। हाँ जैसे कुछ किसी रिलेशनशिप में और रुक नहीं पाते हैं, हमेशा सुपरफिशियली रहते हैं सारे रिलेशनशिप्स में, तो और इन डेप्थ वो नहीं जा पाते हैं। दूसरा क्या है कि मतलब जैसे आपने बताया कि सारी जितनी रोमांटिक रिलेशनशिप आप देखोगे दे ऑल आर फकिंग सुपरफिशियल, ठीक है, वो होना ही है सुपरफिशियल उसमें कोई, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग कभी हुआ ही नहीं कि हाउ टू टॉक टू योर पार्टनर, हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स एक्सपीरियंस, हाउ टू रेस्पेक्ट मतलब दूसरे जो ह्यूमंस उनकी रेस्पेक्ट कैसे करें। हम बेस्ट से बेस्ट कर लेंगे ना, तब भी आपकी रिलेशनशिप सुपरफिशियल रहेगी। उसमें आप चाहे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो, आप पढ़ने से नहीं आ जाता ना, वो रियल लाइफ में जब तक नहीं जिया जाएगा, जब तक समझा नहीं जाएगा। मतलब ऐसे बुक तो मेरे पास पढ़ी है, मैं क्यों पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी पीढ़ी हूँ, ठीक है। मैं जब तक रोमांटिक पार्टनरशिप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 केस देख लिए, तो मैं नहीं चाह रहा कि अब, क्योंकि एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हुए सोचा कि मैंने कैसे मेरे से कैसे गलती होगी इस तरह से ना, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई इम्यून नहीं है, तो उसके बारे में एकदम ऑब्सेस होकर पढ़ना कि हाउ टू हील माई सेल्फ, मतलब क्योंकि इस नहीं हील होके यदि दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो इतना जो टैलेंट हमने अचीव किया वो सब कुछ फकदर हो जाएगा। तो इसलिए उसको उस चीज़ में जाना बहुत जरूरी है, उस चीज़ को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि हो सकता है मेरा पार्टनर मेंटल हेल्थ प्रोफेशन ना हो या उसके ट्रॉमा ज़्यादा हो, तो जब तक नहीं तो वो दोबारा छूट जाएगा, वो रिलेशनशिप दोबारा सुपरफिशियल रहेगी, तो मैं मेरी जिंदगी में जो टारगेट लेके चल रहा हूँ कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप गाइडेंस में भी बहुत जरूरी है, आप बीपीडी है नहीं है, ये उसके सारे सिम्टम आपको उसको जस्टिफाई कर देंगे। तो हमने बताया कि जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है वो खतरनाक तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा रूइन कर देता है। दूसरा है कि पैटर्न ऑफ अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप, बीपीडी से ज़्यादा इंसान कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में, ये फैक्ट है, ठीक है। उसके जो हाँ एग्जैक्टली हाईएस्ट लेवल ऑफ लव होता है,
तभी आप, मैं एक स्टडी देख रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बीपीडी पीपल, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा चार्मिंग, इससे ज़्यादा लव करने वाला इंसान दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, जितनी दुनिया की क्रिएटिविटी इंस्टाग्राम पे ना, दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ बीपीडी, आई एम टेलिंग यू लिटरली। ठीक है, तो उसमें स्टडी देख रहा था कि मैन, मतलब मैन का स्टडी में कोई स्टिग्मेटाइज या किस तरह से नहीं कर रहा था कि बीपीडी दोनों में कॉमन होता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बीपीडी, आई वाज रीडिंग इट, क्यों अट्रैक्टेड होता है भाई। और एनपीडी तो उसमें सबसे लिस्ट में आता है। ठीक है, क्योंकि उसको तो वो चाहिए कि मेरा मोरल बुस्टअप करता रहे, मेरा कोई जैसे आप देखते हैं बहुत बार रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि मेरा पार्टनर ये करता है, वो करता है, ये है फलाना ढिमकाना। तो दिस इज कम्प्लीटली बुलशिट। तो उसमें क्या कि अब दूसरा है कि इंटेंस रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर जैसे एक मीम मैंने शेयर किया था कि ये टॉक्सिक पर्सन दुनिया में मेरा यही है और मेरा सोलमेट भी यही है। तो जो कॉन्सेप्चुअली दो चीज़ें हैं कि जैसे कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, पहला वाला हो सकता है, दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप में आप गए थे। तो आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे खराब इंसान भी वही है रिलेशनशिप में जब रहते हो तब भी, और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो दुनिया में सबसे बुरा इंसान भी यही है। ये जो ऑल बैड स्प्लिटिंग होता है, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है। और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बीपीडी में ना होकर ऑलमोस्ट सब लोगों में भी मिल सकती है, मतलब नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन बीपीडी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लाइफ में जब आप ह्यूमन हो, बायोलॉजिकल साइंस कहती है कि आपको आपका जनरेशन आगे तभी बढ़ पाता है या इवोल्यूशन तभी हो पाता है जब आप मतलब मेट करते हो, अपनी फ्यूचर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हो। तो उसमें बीपीडी ह्यूमन में जब आएगा, तो रोमांटिक रिलेशनशिप में आएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो बीपीडी के जो सिम्टम्स हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं। तो उसमें वो जो स्प्लिटिंग आती है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग की मोस्ट टॉक्सिक सोलमेंट, तो ये सिम्टम रहता है। और हो सकता है कि वो जब आपकी रिलेशनशिप फकअप हो गई हो तो उसके बाद भी वो सिम्टम रहे आपका, कभी आप देखोगे नहीं यार वो ठीक था, लगेगा नहीं दुनिया में सबसे बेकार था। तो इस तरह के पैटर्न चलते रहेंगे। दूसरा आपने बताया था एक आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मेल में और फीमेल में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। आइडेंटिटी ये है, जैसे मान लो मैं एम्स में डीएम कर रहा हूँ, मान लो मुझे लगने लग जाए कि यार मेरे को रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, बाकी दुनिया डीएम करके जाती है, दुनिया डीएम कर लेती है, दुनिया आगे चली जाती है, कौन सी बड़ी बात है, मैं कहाँ फिट हूँ, मैं तो कुछ आइडेंटिटी नहीं है। तो मतलब उस आइडेंटिटी को मतलब, जबकि मतलब मेरे घर वालों से पूछोगे या मेरे सीनियर से पूछोगे या बाकी लोगों से पूछोगे जो आपको जो आपके आसपास हैं, बोलेंगे नहीं यार इट्स इंपॉर्टेंट। अदर यू डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम योर कॉलेज, अदर यू डूइंग बीएससी, अदर यू डूइंग बीए साइकोलॉजी, मतलब वट एवर यू आर डूइंग, उस कंटेक्स में आपके लवेबल इंसानों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो। लेकिन भाई साहब बीपीडी को नहीं रियलाइज होता वो कि मेरा कुछ वजूद है, तो उसको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब मेरा कोई रिलेवेंस नहीं है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्यों नहीं है, कहाँ से आया वो एक्सपीरियंस, फकिंग रोमांटिक पार्टनर है, ऐसा कहा होगा कभी, ठीक है, या क्योंकि लोग कभी कहते नहीं है, मेरे दोस्त कभी नहीं कहते, या आपके दोस्त भी नहीं कहेंगे कि आपका कोई वजूद नहीं है, या कोई दूसरे बीपीडी को भी नहीं कहा होगा किसी को भी। लेकिन हमें वो आइडेंटिटी का कैसे आ जाता है, वो किसी को मतलब बोला ना कि वो लेवल किसी का ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस दिन मान लो हिट कर गया ना रॉक बॉटम को, उस दिन दैट सुसाइड, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन उसमें अवेयर रहोगे कि आपको पता है कि मेरी आइडेंटिटी मेरी बीपीडी की वजह से खराब हो रखी है, एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है, तो यू विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर मतलब वर्थ, सेल्फ वर्थ। इमेज को लेके मतलब आज मैंने बाल काट लिए, आज मैं शॉपिंग करना है, आज मेरे को जैकेट पहनना है, या बाल ठीक नहीं है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा सूट जो सेट नहीं कर रहा है, छोटे छोटे सिम्टम्स सब में हो सकते हैं। लेकिन यदि एक्सट्रीम बीपीडी होगा तो उसमें वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा कि बिंज ईटिंग में देख लो आप, या जेंडर डिस्फोरिया को देख लो, या सेक्स चेंज को इश्यूज को देख लो, तो वो कहीं भी इमेज में कहीं भी हो सकती है, मतलब किसी भी लेवल में जाकर इमेज जो अपनी मतलब इमेज आप सोशल पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अपने व्यू में इमेज बदल जाना वो ज़्यादा डेंजरस है, कि आप अपने आप को बोलो कि नहीं यार मेरी इमेज ठीक नहीं है, तो वो डेंजरस हो जाता है। तो उस लेवल तक अवेयर रहना कि मेरे को ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा हेट करने लग जाऊँ, मेरा आइडेंटिटी को लेके, इमेज को लेके, ऐसा हो सकता है, उस बारे में अवेयर रहना है। लेकिन उसकी रियलिटी कुछ नहीं है। जब आप अपनी वर्थ बाकी लोगों से पूछोगे, लेकिन आप उसको भरोसा नहीं करते, जैसे हम कभी बार डिस्कस किया है कि हम कॉम्प्लीमेंट पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कहाँ से आया वो एक्सप्रेस,
बीपीडी के डेवलपमेंट में, रोमांटिक पार्टनरशिप में जो डेवलपमेंट हुई या आसपास जो चीज़ें वहाँ से घटनाएं घटी वो दिमाग में घुस जाती हैं। ठीक है, तो सेल्फ आइडेंटिटी इमेज को लेके बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, तो वो भी उस बारे में पढ़ेंगे अभी हम। और दूसरा आइडेंटिटी गोल, इसमें आता है कि गोल चेंज होते रहना। आज मुझे लग रहा है यार डीएम छोड़ देना चाहिए, मुझे ना प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, आज मैं यूट्यूब पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, यार मेरे ये पार्टनर ठीक नहीं है, मुझे ये सब बदल लेना चाहिए। कहाँ से कहाँ थॉट चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं भाई साहब। ठीक है, तो उसकी गोल वैल्यू, इम्पॉसिबल भी होती है बहुत। हाँ, तो उसमें और दूसरा हमें क्या कि गाइडेंस नहीं मिल रही थी, कई बार रियल में हो सकता है, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीपीडी कोई ही होगा, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली भी मिल सकते हैं ये। और लेकिन मैंने बोला कि बीपीडी बीपीडी के जितने सिम्टम हैं वो, यदि आपको लग रहा है कि आपका कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, बीपीडी के बारे में पढ़ो, उसको पूरा असर कर लो कि मैं ही बीपीडी हूँ, तो आप हील कर जाओ, जल्दी हील कर जाओ उस चीज़ में। तो वो चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें गोल शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे आप बहुत बार देखोगे कि किसी ने अपना जॉब चेंज कर लिया, किसी ने, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फैमिलियल हो सकता है, या उसको लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीपीडी में जब मैं देखोगे, आप देखोगे दुनिया के जितने अच्छी, मतलब जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग हैं, आप देखोगे कि जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, या क्रोनिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। नो, दे आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनका बीपीडी है वो रोक रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ वैल्यू नहीं है। और वो क्या करते हैं, उसको चेज करते रहते हैं कि मुझे परफेक्ट होना उसके गोल्स के अचीवमेंट्स में। तो इसलिए आपको जो बीपीडी मिलेंगे वो सक्सेसफुल भी मिलेंगे। और बीपीडी के कुछ पैटर्न में, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ, क्योंकि इस लाइफ में 17, 18, 19, 20, 25, 30 तक उस दौरान वो ज़्यादा डैमेज कर जाता है, इसलिए हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाते इस बीपीडी की वजह से, और हमें पता नहीं रहता, पता होता तो हम और ज़्यादा अचीव कर पाते। तो जैसे मैंने बताया कि परफेक्शनिज्म ऑल्सो ट्रॉमा रिस्पॉन्स, वो मैं क्यों परफेक्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कंपिटेंट नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो आपको ड्राइव खींचता भी। वो है, हाँ, बैक ऑफ द माइंड आप अपने आप को उस पेडेस्टल में नहीं रख रहे हो जितना कि आपका वैल्यू है। राइट, तो आपको वो ये तो चीजिंग गोल है। हाँ, तो एवर चेजिंग गोल है, इसलिए आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है कि ब्रेक लेना है। भाई वो चीज़ें आप रुकोगे, ब्रेक लोगे सारी चीज़ों में, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे आपका जॉब है, चाहे कैरियर है, किसी चीज़ को ब्रेक लेके आप, जब आपको उस चीज़ का रहेगा तो आप और अच्छा अचीव कर पाओगे। लेकिन हमें ब्रेक लेना या कुछ चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्ट करना कि कहाँ तक आए हैं, कैसे आए हैं और क्या है, एग्जैक्टली, तभी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। ट्रू ट्रू। तो उसके बाद रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रू, तो मतलब हमारे, आप बाकी दोस्तों से पूछोगे आपको रिलेशन मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, दोस्त, जितना हम दोस्तों को बुरा बोलते हैं उतना बुरे होते नहीं हैं, लेकिन हमारा माइंड उनको बुरा बनाता रहता है। ये माइंड का जो बीपीडी कॉन्सेप्ट घुस गया है ना कि पूरी दुनिया मुझे खा जाएगी, मुझे मार देगी, ये कर देगी, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा वैल्यू नहीं है, ये बीपीडी के जो अंदर माइंड में जो है ना वो आते रहते हैं। इसलिए उनको आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आप थेरेपी लो नहीं लो, तो आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है। यदि आप, मतलब वही मैंने बोला कि यार मतलब मानता हूँ कि विक्टिम है, और उसको मैं बोला कि पहले जस्टिफाई कर दिया था कि उसको मैं हो सकता है कि सबके वैलिडेट नहीं कर पाऊँ स्पेस को, लेकिन एंड ऑफ द डे यदि आप कोई दुनिया में नहीं कर पाएगा, आपको अपना वैलिडेशन आपकी लाइफ चलने आपको करना ही पड़ेगा आर्टिकुलेट करके एंड ऑफ द डे। आप जितना वर्किंग कर लो, लेकिन अगर ये आपकी ठीक नहीं है, अगर बीपीडी ठीक नहीं है, तो वो क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस हमेशा रहेगा। राइट, जितना भी आप अचीव कर लो, जितने भी एग्जैक्टली, फ्रेंड्स हो, कुछ भी क्योंकि फैमिली हो, वो एम्प्टीनेस रहना ही है। ट्रू, सबसे फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट उसी बात पे मार था, क्रोनिक एम्प्टीनेस। ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ सबसे तोड़ देती है इंसान को ना पूरा। और उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए रैकलेस बिहेवियर, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए ओवर अचीवर, कि मुझे ये कर देना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे वो करना है, दे आर गुड थिंग। बट जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली, आपके सक्सेस आपकी क्रोनिक एम्प्टीनेस को टेम्पररी फुलफिल करेगी। वो क्रोनिक एम्प्टीनेस, जैसे मैंने भी शेयर किया था, किसी बाकी ने भी शेयर किया था, आपका रोमांटिक पार्टनर आपके साथ है, बगल में है, तो भी आपकी एम्प्टीनेस नहीं जाएगी। आपकी एम्प्टीनेस आपके थॉट को आर्टिकुलेट करने पे ही जाएगी। मतलब आपका रोमांटिक पार्टनर आपके सक्सेस असिस्ट कर सकती है, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर सकती। तो वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट जरूरी है कि क्रोनिक एम्प्टीनेस बहुत खतरनाक सिम्टम होता है, उसमें इंसान को चाहे बगल में लगेगा कि ये तो सही चीज है, ये तो मोटिवेटिंग है कि आप अचीव करो लाइफ में, तो ये मतलब ये साइकिल सही है उनकी। ये भी ठीक है। तो लगेगा कि ये सही साइकिल है, हाँ। ये तो आप सेल्फ अचीविंग है, आप गोल्स अचीव कर जाओगे ऐसा। तो ये ऐसा शायद हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये बेसिस नहीं हो सकता है किसी का भी। बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस
ट्रू, वेरी ट्रू। और दूसरा उसमें जितने भी मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एम्प्टीनेस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का रिमार्केबल फीचर होता है। मतलब आप लाखों हजारों करोड़ों के बीच में हो, आपका रोमांटिक पार्टनर आपके साथ में है, आपने चाहे ड्रिंक कर रखी हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आपने अच्छा खाना खा लिया हो, टेम्पररी आपकी एम्प्टीनेस चला जाएगा। बट यदि मैं मतलब खाना पीना घूमना पीना सबके अपने अपने चॉइसेस है, बट वो चीज़ आपको फुलफिल नहीं कर सकते कभी, मतलब उस चीज़ को नहीं मैनेज कर सकती। इसलिए आपका मतलब इंजॉय करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब जो करो। लेकिन हम बीपीडी की बात कर रहे हैं कि वो जो इम्पोर्टेंस है क्रॉनिक, वो उससे नहीं जाती है। इसलिए उसको आर्टिकुलेट करना, उसको समझना, थेरेपी लेना, अंडरस्टैंडिंग करना, कॉन्सेप्ट करना, दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका पार्टनर बगल में रहते हुए भी यू विल नॉट फील अप, यू विल नॉट फील कि मैं फुल हूँ, आज मैं सेटिस्फाइड हूँ। 60 साल की उम्र में जाके फिर दुनिया में सारा काम कर चुका होता है, सब्टेंस आ चुका होता है। बीपीडी का खास बात ये है कि 30-40 बाद खुद सेटल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो तब तक आपके जो लाइफ की जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। आप जब अचीव करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों की एज निकलती होती है, जैसे मान लो मुझे आईएएस बनना, आज 2 साल हो रहे मेरे पास, यदि मैं उस चीज़ में क्रॉनिक इम्प्टीनेस में घुसा रहा था, कोई उस एम को नहीं अचीव कर पाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन मुझे अवेयरनेस रहे कि नहीं, आई क्रॉनिक इम्प्टीनेस ना तो मेरे आईएएस बनने से जाएगी, ना मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनने से जाएगी, ना मैं डोनाल्ड ट्रंप भी बन जाऊंगा तो भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आर्टिकुलेट करने से जाएंगी और थेरेपी समझने से जाएंगी। क्रॉनिक इम्पोर्टेंस खतरनाक सिम्टम हो सकता है, उसको फिल करने के लिए आप ड्रग एडिक्शन, जैसे मैं तो पूरा एडिक्शन में कर रहा हूँ, मैंने क्यों चूज किया कि इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है। जितना बीपीडी का उससे खतरनाक और एडिक्शन का, और बीपीडी एडिक्शन का तो तालमेल खतरनाक, क्योंकि इमोशंस रेगुलेट करने के लिए जैसे मेल फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट कॉपिंग स्किल्स होते हैं, फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है, और वो ऑब्वियसली अलग ही, उसमें कोई फाइट वाला बात ही नहीं है। दूसरा आप देखोगे साइकाट्री में, जैसे मैं तो एम्स में एमडी साइकाट्री का, जनरल साइकाट्री एडिक्शन में भी हूँ, जितनी फीमेल्स हैं जनरल साइकाट्री में आती हैं, जितने मेल्स हैं एडिक्शन में आते हैं। वाई दिस डिफरेंस? तो वो सारे मैनिफेस्टो उसी के ही, कि जो फीमेल के जो कोपिंग स्किल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने हाथ काटने का बताया या थॉट्स आने का बताया, वो एक्टिव पैसिव सुसाइडाइजेशन जिस भी तरह के हैं। तो डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं इंटरनलाइजिंग बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, काफी मैंने शेयर किया कि बीपीडी में हो सकता है कि डिप्रेशन हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, हर दिन में कभी भी आ जाए, कोई वो नहीं है, इसका कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, ट्रेजेक्टरी नहीं। या बात करते करते आप अच्छा खा रहे हो, आपको खराब लग सकता है कि यार ठीक नहीं, इरिटेटिंग है। ठीक है, तो फीमेल्स में जो है वो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर होता है, मेल में होता है एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर होता है। क्योंकि मैं टर्म इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आगे पीछे पोस्ट हम दोनों शेयर करेंगे तो उसमें आपको रियलाइज कर पाऊँ। इंटरनलाइजिंग होता है कि बाहर किसी से शेयर नहीं करना, बाहर आउटिंग नहीं करना, बाहर नहीं जाना, आइसोलेट कर लेना, अपना एक जियोग्राफिक एरिया डिफाइन कर लेना। ठीक है, मेल क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट होता है, या ज़्यादा बाहर जाके बात करता है, या नाचता है, कूदता है, या ड्रग सीकिंग लेता है, एडिक्शन करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी कर सकता है, तो या फिर एग्रेसिव हो सकता है। तो उनके एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर होते हैं। कुछ आवाज़ गूंज रही है क्या, वॉइस इको कर रही है? ओके, तो ये हो गया सुसाइड बिहेवियर, तो उस बारे में हम और बात करते रहेंगे। और दूसरा उसमें क्या होता है कि रिजेक्शन की खतरनाक होती है, क्योंकि वो फियर ऑफ अबेंडमेंट से होती है कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। जैसे मान लो हम किसी को प्रपोज करते हैं, ये चीज़ तो हमें लगता है कि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, हम इतना इमेजिन कर लेते हैं कि अपनी बात भी हम पार्टनर को भी नहीं कह पाते। ठीक है, या हमारा जो हम आपस में जैसे रिलेशनशिप में देखोगे कि बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो सोचता है कि वो पहले कर दे, वो पहले कर दे, इस चक्कर में क्लास क्रिएट हो जाता है और दोनों रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि मैं बोला तो रिजेक्ट हो जाऊंगा और मैं रिजेक्शन को नहीं साइन कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस चक्कर में कितने लोगों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, या लोग रिलेशनशिप एक तो रिजेक्शन का इतना ज्यादा होता है। तो उस बारे में जैसे उसका एक होता है कि एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी होता है कि आप लाख लोगों को आप प्रपोज करो, ठीक है, मतलब रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आप इतना रिजेक्ट हो जाओ कि आपको लगे कि नहीं यार मतलब मैं रिजेक्ट होना ही है, तो आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है कि उसको एक्सपोज मतलब एक्सपोज करने का तरीका है कि आप सिनेरियो करिए, क्रिएट कीजिए और आर्टिकुलेट कीजिए अपने थॉट्स को। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपको रिजेक्शन से डर नहीं लगता, क्योंकि इमोशंस ओपन होना, लेकिन ओपन अप कहाँ होना ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको किसी के सामने वाले का डिग्निटी, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्योंकि उसमें आपने मतलब प्रपोज कर भी दिया और आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाता, तो क्या मतलब रहेगा, आपको ट्रॉमा मिलेगा बेसिकली। तो टू यू हैव टू टेक ब्रेक। हाँ, आप बताइए सर। बहुत बुरा लगा तो एकदम से पीछे हम लोगों का जैसा होता है कि वी आर वेरी सैड, तो हम लोग का एक प्लाटू रहता है जो हल्के से ठीक भी हो जाता है। उनका इंटेंस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। उनका वो प्लाटू वाला फेज नहीं आता है। हाँ, तो हाँ,
तो इमोशनल जैसे तभी तो कॉन्सेप्चुअली इसको बोला गया कि इमोशनल डिसरेगुलेशन का है। अब इमोशंस को बोलो फीमेल जैसे फियर अपने जैसे साइकोलॉजी की बात करेंगे तो थॉट्स और इमोशंस तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन आपने जो हम नॉर्मल जो भाषा में समझते हैं हम इमोशंस, आपको हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हो, आप कंटिन्यू करो, आप अच्छा बता रहे हो कि उसमें हो सकता है कि स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि प्लेटिव भी आ जाए, हो सकता है कि 3 4 5 महीने भर तक, मुझे तो मैंने तो देखा नहीं कभी मैं महीने भर तक खुश रहा हूँ कभी, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आपको एक दिन में 3 बार अच्छा लगे, खराब लगे, प्लेटिव भी आ सकता है और प्लेटिव नहीं भी आ सकता और स्पाइक भी कर सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग थिंग कि आपकी इमोशंस नहीं रेगुलेट रहेंगी। लेकिन सर एक छोटा सा कंफ्यूजन लोगों में है, बहुत बहुत लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे जो मूड स्विंग्स है, इंटेंस इमोशंस है, बहुत खराब लगता है, डिप्रेशन या फिर बहुत अच्छा भी लगता है कभी, तो इसमें बाइपोलर से कैसे डिफरेंशिएट करें, बाइपोलर क्या है एग्जैक्टली, और बीपीडी कैसे डिफरेंशिएट करें? आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि जनरल पब्लिक में, मीडिया में बॉर्डरलाइन को सारा बीपीडी से कंफ्यूज कर दिया, मतलब उससे हाँ, लोग कहते हैं बाइपोलर मुझे से। लगता है मुझे बाइपोलर है, हाँ, हाँ तो मतलब ठीक है, ये नहीं सही लग रहा है, मुझे लगता है मुझे बाइपोलर है। हाँ, तो उस टर्म को इसलिए मतलब जो लोग जो यूज़ करते हैं तो बेसिकली उनका फॉल्ट नहीं है, वो हमारे मीडिया का, हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कैजुअल टर्म यूज़ कर लिया। तो बेसिकली मतलब मैंने बाइपोलर कितने देखे होंगे, 10 देखे होंगे मेरी ज़िंदगी में अभी तक, और बॉर्डरलाइन तो मैंने 2000 देखे हैं, 3000 देखे हैं। तो बाइपोलर एक काफ़ी मतलब सिजोफ्रेनिया के बराबर है, मतलब 1 to शायद 1000 में 1 2 लोगों को होता है, और वो लोग आपको, तो कहते हैं एम्बुलेंस में सिजोफ्रेनिया, वो तो कहते ही है हाँ हाँ बॉर्डरलाइन एम्प्लॉय, पर्सनालिटी को। हाँ मतलब वो तो जो मर्जी टर्म बोल लो भाई साहब, जितना मर्जी मैं बोला ना, जितना दुनिया भर के टर्म है ना वो इसी के आसपास घूमते हैं, इसलिए इसको डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। तो बाइपोलर, बाइपोलर में होता है कि एक क्लियर कट डिप्रेसिव सिम्टम होगा, जैसे हम जैसे टर्म यूज करते हैं कि 2 वीक तक, 2 वीक तक कंटिन्यूअस, मैंने डिप्रेशन की वीडियो डाला हुआ है कि कंटिन्यूअस आपका मूड खराब है, अच्छा तो लग ही नहीं रहा, एनर्जी बॉडी की खराब हो रखी है पूरी, ठीक है, किसी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। वो 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं, बाकी नींद, भूख, प्यास, बायोलॉजिकल सिम्टम तो हर डिसऑर्डर में जाते जाते हैं, तो वो रहते हैं, वो डिप्रेशन में है। लेकिन उसका एक मैनिया का फेज होता है, तो मैनिया का फेज होता है वो भी कंसिस्टेंट रहता है, मतलब जैसे मिनिमम 7 दिन का होता है कि 7 दिन तक इतने ज्यादा खुश हो कि घर का सारा सामान बेच दिया है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, और आप अपने आप को बहुत सारा बड़ा किंग समझने लगे हो, और वो रियल में समझ रहे हो, ऐसा नहीं थॉट्स में नहीं, रियल में एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको, ठीक है, कि मैं सोनिया गांधी को जानता हूँ, मैं मतलब कुछ भी कंटेक्स्ट में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग ने कभी बाइपोलर एक्चुअल में देखा भी होगा, जैसे अब हाइपोमैनिया में शायद से उनको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन एक्चुअल रहता है में कि बाइक, हाइपोमैनिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा हो रखा है लोगों ने ना, तो उसमें बाइपोलर में मतलब बॉर्डरलाइन में हाइपोमैनिया आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशन क्या करते हैं कि उसको बाइपोलर बना देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, उसको बॉर्डरलाइन रखो, वो हाइपोमैनिया और डिफरेंट कंटेक्स में, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, हाइपोमैनिया बनाने के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है ना वो कलेक्ट करने चाहिए। मान लो मैं तो कह सकता हूँ कि मैं हाइपोमैनिया में हूँ, तो उससे हाइपोमैनिया थोड़ी बन जाएगा, वो एक मैं उसके जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, उसके घर वालों से बातचीत है, उसका ऑब्जेक्टिव बिहेव करने के लिए। तो बाइपोलर जो है वो आप, मैं समझो कि बाइपोलर के बारे में आप छोड़ दो, उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो उसको लोगों को बॉर्डरलाइन पे जो है वो डिस्कस करना चाहिए। बाइपोलर कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी है, उस बारे में आप मैनिया को नहीं समझ पाएंगे, जो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में मैनिया को नहीं समझ पाएंगे, तो उसमें कंफ्यूज कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब बाइपोलर वो नहीं होता जो हम समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे बहुत सारे मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि, और ये रियल बात भी है कि टर्म को बॉर्डरलाइन क्यों बोला जाता है। जैसे आपने अभी टर्म यूज किया कि एक तो सिजोफ्रेनिया होता है जहाँ पे वो रियलिटी से टच आउट हो जाता है, वो भी आप नहीं देखोगे जनरल लाइफ में केसेस, नॉर्मल जो नॉन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लोग हैं। एक होता है न्यूरोटिक, जो डिप्रेशन एंजाइटी होती है। तो ये लोग बॉर्डरलाइन वाले ना तो डिप्रेशन में बैठ रहे हैं, ना एंजाइटी में बैठ रहे हैं, और ना ये साइकोटिक हैं, तो बीच में है। तो उन्होंने बॉर्डरलाइन टर्म वहां से आया। तो जो बॉर्डरलाइन इसकी इमोशंस के ऊपर नीचे होने की वजह से नहीं बोला गया है। उसको जब रिसर्च हो रही थी तो उन लोगों ने देखा कि ना तो डिप्रेशन में बैठे हैं, ना एंजाइटी में बैठे हैं, ना सिजोफ्रेनिया में बैठे हैं, तो कहीं एक बॉर्डरलाइन पर रखा गया। तो बॉर्डर जैसे होते हैं, इंडियन बॉर्डर होते हैं, इसलिए बॉर्डर की कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर गिर जाएंगे इधर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोगों ने उसको कॉन्सेप्ट बना रखा है कि कभी इधर जाता है इधर जाता है, वो नहीं है। बॉर्डरलाइन है कि दो चीज़ों के कॉन्सेप्चुअली उसके बीच में है, ना तो ये डिप्रेशन एंजाइटी में आता है और ना ये कोर मेंटल इलनेस होती है उसमें आता है। उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस कर देता हूँ कि जनरल साइकाट्रिक जो डिसऑर्डर है वो डिप्रेशन एंजाइटी जैसे जनरल साइकाट्रिक इलनेस बोलते हैं। और दूसरा आता है ये क्या बोलते हैं, हाँ एडिक्शन साइकाट्री का। तो उसमें आता है जैसे पर्सनैलिटी,
तो पर्सनैलिटी को मतलब मेरे हिसाब से पहली बात तो डिसऑर्डर बोलना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब कोई इंसान है, उसकी कोई तो पर्सनैलिटी होगी है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको पढ़ने के लिए बोला गया, नहीं तो हर किसी को हम पर्सनैलिटी बोल देंगे जाके कि तुम बोल रहे पर्सनैलिटी से, तो मेरा सर तोड़ देगा वो, ठीक है। तो उसको क्लासीफाई पढ़ने के लिए किया गया है, वो आप लोगों के लिए नहीं है कि आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो आप एक्चुअल में डिसऑर्डर हो, वो उसको स्टडी करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि हर किसी को एक थाली में थोड़ा तोड़ा जा सकता है, आप उसमें ये आप इसमें एक क्राइटेरिया साइड में, वो उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में पढ़ने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया हुआ है। तो पहली बात तो बॉर्डरलाइन टर्म, आप दूसरा इसका जब तक एक इनफ अच्छा टर्म नहीं मिलेगा तो बॉर्डरलाइन रहेगा, इसलिए हमें और आपको सबको मानना पड़ेगा कि बॉर्डरलाइन का मतलब वो नहीं है बाइपोलर, वो बॉर्डरलाइन है क्योंकि दोनों के बीच में क्लासीफाई नहीं कर पाए, वो मेंटल हेल्थ रिसर्चर्स का फेलर है, आपका फेलर नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात तो इस बॉर्डरलाइन टर्म पे होगा। दूसरा मैंने बताया कि जनरल साइकाट्रिक डिसऑर्डर से नहीं कंफ्यूज करना है, डिप्रेशन एंजाइटी से नहीं कंफ्यूज करना है, इट्स अ कंप्लीट अलग डिफरेंट थिंग है। दूसरा उसमें जैसे वाइड्स आपने मूड स्विंग का आपने बता दिया, मूड स्विंग के जैसे और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फीमेल में मूड स्विंग के मेंस्ट्रुअल या हार्मोनल रीजन हो सकते हैं, मेल में हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उससे वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको वहां से कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरा ऑन गोइंग फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, वो तो रहेगी, उसको मानना ही पड़ेगा, वो रहेगी, एम्प्टीनेस नहीं जा सकती है, क्योंकि ट्रॉमा इतनी, क्योंकि दूसरी बात है ना कि वो इसलिए रहेगी क्योंकि हमें पता नहीं था कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, ना मेरे पेरेंट्स को पता था, ना मेरे रोमांटिक पार्टनर को पता था, ना मेरे सीनियर्स को पता था, जब मैं जिन लोगों के साथ में रह रहा था, उस वजह से हमारा जो डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का रहता है वो एम्प्टीनेस रह जाता है। तो वो हील करेगा, वो जब धीरे धीरे आर्टिकुलेट करेगा तो चीज़ें साफ हो जाती हैं। और दूसरा उसमें ये बताया कि इंटेंस एंगर, इनअप्रोप्रिएट एंगर, मतलब इस छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा कैसे आपने रिएक्ट कर दिया भाई, बॉर्डरलाइन से पूछो उसने क्यों रिएक्ट किया। तो एंगर प्राइमरी इमोशंस है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लिए, तो क्या होता है कि उसकी बेसिस पर जज नहीं करना किसी को, लेकिन तो वो एंगर भी काफ़ी खतरनाक रहता है, उसमें हो सकता है कि तोड़फोड़ कर दे, कुछ भी फेंक दे, गाली गलौज कर दे, कुछ भी कर दे। मेल अलग तरीके से करता है, फीमेल अलग तरीके से करता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एंगर को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो थे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि जो सुसाइड होता है वो इंटरनल एंगर होता है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप अपने आप को मार देते हो। तो हो सकता है कि आप एंगर जो है वो एक्सट्रीम में पहुंचे तो आप अपने तरफ निकाल सकते हो, तो ऐसा हो सकता है, बट वो उसके बहुत सारे वो पुरानी थ्योरीज हैं, तो वैसा भी मान सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि इंटेंस एंगर जैसे टेम्पर लॉस कर देना, और फिर अपन गिल्ट भी करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार मैंने गुस्सा कर दिया, मेरे को नहीं करना चाहिए था यार, मैंने, जैसे हम कई बार माँ को मीन होके बोल देते हैं, ठीक है, या सार्कास्टिक वे में बोल देते हैं, फिर हमें लगता है कि मैंने क्यों बोल दिया यार, माँ को सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो हम सॉरी बोल नहीं पाते। तो इसलिए क्या कि आप जब एंगर मतलब कॉन्शियस रहना जरूरी है, जब आप एंगर डिस्प्ले कर रहे हो तो आप ये देखो कि सामने वाले का कुछ नुकसान ना हो, मतलब करना जरूरी है, इसलिए उसको कह रहा हूँ कि आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, वो हीलिंग के लिए बहुत जरूरी भी है, मतलब उसको थॉट्स को आर्टिकुलेट करने के लिए। तो एंगर होगा, मैं एंगर के लिए आपको ये नहीं करें कि खराब बात है, वो एंगर होगा, आप उसको आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है कि किसी को नुकसान ना हो जाए। और बॉर्डरलाइन तो पूरी दुनिया का ध्यान रखता है, उसे तो गलती से एंगर गुस्सा हो जाता है, वो तो खुद से ही परेशान रहता है बेचारा, वो दूसरे को क्या परेशान करेगा, ठीक है। तो उसमें सार्कास्टिक होना, बिटर स्टेटमेंट जारी करना, सार्कास्टिक होना, वो सब किसी भी रेंज में जा सकता है, ठीक है। तो उसके कोज आगे आपके पास टाइम है, ओके। तो उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा था मैं कि बॉर्डरलाइन में जो कोमोर्बिड बोलते हैं कि एक तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, उसके साथ में डिप्रेशन हिट कर जाए, एंजाइटी हिट कर जाए, एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर हिट कर जाए, एडिक्शन साथ में मिल जाए, दुनिया भर के जितने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ना उसके साथ में कंबाइन हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में क्या होता है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज जो है, जितनी भी पर्सनैलिटी मतलब बॉर्डरलाइन खासकर नार्सिसिस्टिक भी, उसमें हम क्या करते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में देखोगे वो लोग प्रेजेंट करते हैं आइदर डिप्रेशन, आइदर एंजाइटी, आइदर एडिक्शन, या पीटीएसडी, या कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी का डिफरेंट उस बारे में बात करेंगे, या एडीएसडी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के लिए भी और हमारे लिए खुद के समझने के लिए भी और नॉन मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के लिए भी कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिप्रेशन में हो सकता है, इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो उसी ठीक को ठीक करते रह जाते हैं। इसलिए आप बहुत बार देखोगे कि लोग हेल्प सीख करने के बाद में भी सुसाइड कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली तो जो क्रॉस सेक्शनली मालूम, मैं आपको क्रॉस सेक्शन जो सिम्टम प्रेजेंट करूंगा हो सकता है कि वो डिप्रेशन से मैच कर जाए, लेकिन जो बैकग्राउंड में
बैकग्राउंड में बॉर्डरलाइन हो सकता है, उसको मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से। कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो उसको कैसे पता कि वो बॉर्डरलाइन है? वो तो कहेगा कि मैं तो दुनिया का वर्टलेस हूँ, मैं डिप्रेशन हूँ। ये क्लिनिशियन का ड्यूटी है कि वो उसके बियॉन्ड जाके सोचे, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कि बॉर्डरलाइन में पर्सनालिटी में इतने सारे सिम्टम कोमोर्बिड हो सकते हैं, तो उसके बियॉन्ड जाके ठीक नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्रेशन का कोई इनवैलिड डायग्नोसिस बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को तो 10 बार डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। क्लिनिकल डिप्रेशन डिफरेंट चीज़ है, तो इसलिए उसका डिप्रेशन उसके कोमोर्बिड इलनेस कुछ भी हो सकता है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस बारे में, उसके डिसऑर्डर के बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा इसमें ट्रीटमेंट, दूसरा मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता कि मैं देख रहा था इसमें एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि एक पूरा जर्नल है इस बारे में, तो उसने डायरेक्टर है, उसने बोला है कि लास्ट 10-15 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन हो गया है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को, तो उस मोमेंटम को इंस्टाग्राम ब्लॉक कर रहा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। क्योंकि नहीं तो क्या होंगे, सारी रिसर्च मतलब ऊपर पब्लिश होती रहेगी, वो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी। तो जो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डायरेक्ट वहीं से शेयर होते हैं, जो सर्वाइवर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता सकते हैं, तो उन लोगों की एक्सपीरियंस हमें जानना मिलना बहुत ज़रूरी है। शायद वो इफेक्ट तो नहीं रही है। सर हम ट्रीटमेंट की बात कर हाँ, सकते हैं ओके, यहाँ पे। ठीक है, आप शुरू करो कि दूसरे जैसे जनरल साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उनमें सबसे पहले मतलब उस बारे में और डिटेल से जाएंगे, तो बहुत सारी थेरेपीज हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये जरूर, थेरेपी ही है, यही हाँ बोल देते हैं उनकी। बीपीडी में कोई मेडिकेशन ऐसा डीओसी या फिर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जो कि साइकोथेरेपी है, प्राइमरी है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसे डीबीटी कहते हैं हम। राइट, उसमें आप यही ये है डीबीटी का कि जो आप फील कर रहे हो उसे हम जस्टिफाई करते हैं, उसे हम निगेट नहीं करते कि नहीं ये गलत है। हम कहते हैं कि जो आप फील कर रहे हो वो सही है, आप मानो इसे। इसे ऐसा नहीं कहते कि ये इनवैलिडेटिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। जस्ट डीबीटी का सर वही है। एग्जैक्टली, अगर आप ऐड करना चाहते हाँ हैं डीबीटी में। ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ सही बताई, दूसरा सबसे पहले मैं क्योंकि राइट टाइम है डिस्कस करने का, जैसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी चुके, साइकोथेरेपी जो होती है वो साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड होती है। वो बात करने से, जैसे मैंने बताया ना कि आपका रोमांटिक पार्टनर आपको हील नहीं कर सकता, आपका फ्रेंड आपका नहीं कर सकता, वो अपनी बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेस्ट में बुलशिट हो जाता है बेसिकली। तो हाँ, तो साइंटिफिकली बेसिक नहीं है तो नहीं होता है, जितना भी आप बात कर लो। हाँ, वो वेंट आउट हो सकता है, मतलब चीज़ें ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैंने दोस्त को एडवाइस दी थी, वो माने नहीं, मानेगा कैसे, तुमने सही एडवाइस दी नहीं। एडवाइस देता तो मैं भाग भाग के खुद ना थेरेपी ले लूँ लोगों से, ठीक है। तो उसको फंडामेंटल ट्रीटमेंट, जैसे मेडिकेशन नहीं होता, मेडिकेशन होता है जब इसमें बोलते हैं क्वासिक साइकोटिक सिम्टम होते हैं, पैरानोइया हो गया, मतलब जब कई बार क्या होता है कि क्योंकि बीपीडी का मैंने स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें बहुत सारे फीमेल्स जो हैं या चाइल्ड जो हैं, वो उनकी लाइफ को इतना ज़्यादा, इंडियन सेटिंग में आप देखोगे कितना ज़्यादा, मतलब प्राइमरी जो केयर टेकर हैं वही सेक्सुअल ट्रॉमा में, फिजिकल ट्रॉमा इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब इंसान को, जब अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे भरोसा उठ गया, तो वो थेरेपिस्ट तो क्या है उसके सामने, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि उसको थेरेपी के साथ में कुछ राइट थेरेपिस्ट पाने में डिफिकल्टी हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थेरेपिस्ट जो होते हैं जनरली नॉन जजमेंटल होते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है, कि उनका कोई क्लाइंट मतलब बिना ट्रीटेड रह जाए। वो उनकी लिमिट सेटिंग इसलिए क्योंकि आप भी अपना पूरी बात नहीं कर पाते हो और उतनी रिसर्च भी कई बार नहीं हो पाती है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस जो इनवैलिड है, वो वैलिड। तो उसमें दूसरा, उसमें टॉप थेरेपीज होती हैं वही काम करती हैं ज़्यादातर, और मेडिकेशंस होती हैं कई बार, जैसे मान लो क्योंकि हमने, जैसे आपने भी शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था कि ये बायोलॉजिकल के बहुत सारे न्यूरोबायोलॉजी शेयर करने लगूंगा तो अंदाजा ही नहीं है कितने सारी रिसर्च फाइंडिंग हो गई है। तो लेकिन उसमें ये है कि अब ये मानना कि टॉक थेरेपी से बायोलॉजिकल सर्किट चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं। सारी साइकोथेरेपी का आप चेक करोगे, बात बात करने से, सही थेरेपी करने से आपकी न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रांसमीटर्स का जो कनेक्शंस है, जो एक्सपीरियंसेस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, जो थॉट आर्टिकल्स है, वो डेफिनेटली चेंज होता है। उसके न्यूरोबायोलॉजिकल एमआरआई एफएमआरआई करके एविडेंसेस हैं। तो साइकोथेरेपी जितनी हमारे हो जाती है तो वो चेंज हो जाता है। हाँ, उसका जो एक्सप्रेशन है वो डेफिनेटली चेंज होता है, उसमें रिवर्स साइकिलिंग सब चेक करके देखा हुआ है। मेडिकेशन इंपॉर्टेंट कई बार रहती है, क्योंकि जब बाइपोलर बॉर्डरलाइन, सॉरी, तो उसमें बॉर्डरलाइन जब हिट कर जाता है क्लिनिकल डिप्रेशन से, क्योंकि डिप्रेशन से तो कोई इम्यून नहीं है, तो बॉर्डरलाइन भी इम्यून नहीं है, तो उसमें उस दौरान जब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को डिप्रेशन हिट कर गया है, तब उसमें मेडिसिन चाहिए,
क्योंकि मेडिसिन इसलिए चाहिए थी ताकि उसके जो सिम्टम्स इतना ज़्यादा आउट ऑफ ब्लू चले गए पूरे के पूरे, तो उस दौरान मेडिकेशन से उस न्यूरोट्रांसमीटर को कम्युनिकेट करना, ठीक करना जरूरी, ताकि वो थेरेपी के लिए तैयार हो, वो उठे, उसका नींद ठीक हो, उसकी एंजाइटी खत्म हो, ताकि वो बात करने की हालत में आए। तो डिप्रेशन का भी हो सकता है कि 8-9 महीना 1 साल ट्रीटमेंट चले, उसमें मेडिकेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मेडिकेशन दूसरे लोगों को बताने के लिए नहीं है, आप प्राइवेट में ले सकते हैं, सेफ में ले सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दुनियादारी को बताने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट में, आप मतलब प्राइवेट का बोलना मतलब है कि आप अपने निजी एक्सपीरियंस में आप चीज़ें मेडिसिन खाइए, कोई वो नहीं है। आप बताना नहीं बताना, योर कंप्लीटली योर चॉइस। और नहीं, इस दुनिया जान में रह रहे हो, यहाँ पे बताने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बट यू स्टिल डिजर्व दैट यू शुड टेक ट्रीटमेंट, यू स्टिल यू रिक्वायर। तो मेडिकेशन लेना जरूरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता कि बोर्डरलाइन का ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। और थेरेपी भी आपको अचंबा नहीं होना चाहिए। जब मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत बार बोर्डरलाइन पर्सनालिटी का ट्रीटमेंट 4 साल तक चल सकता है, कोई हैरान वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इवन सिंगल कन्वर्सेशन, सिंगल सेशन विद द साइकोथेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन बी बेनिफिशियल। उसमें एक सेशन भी होगा, वो भी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि एक साइकोथेरेपी की बात और मैं बताना चाह रहा था कि साइकोथेरेपी में मतलब हो सकता है कि थोड़ा पेनफुल स्टेटमेंट हुई, बट ये ट्रूथ है कि जैसे मैम अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो जितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज उनको मैं अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहूँगा, बट स्टिल उसमें ये है कि साइकोथेरेपी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि मेरे में टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, मैं टॉक्सिक हूँ, मुझे ये बिहेवियर बदलना है। वो जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो जो उसकी जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जैसे साइकोथेरेपी सारा ये है कि आप रियलाइज करें कि समथिंग इज रॉन्ग विद, मतलब समथिंग टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, मतलब मेरी खुद की नहीं है, वो आ गई हैं, चाहे वो कहीं से भी घुस के आई, मेरे पार्टनर की वजह से आई, या इन्वायरमेंट की वजह से आई, या मेरे पेरेंट्स की वजह से आई, या सोसाइटी से आई, तो आ गई हैं। अब इनको मुझे कट करना जरूरी है। मैंने क्यों एनपीडी मेरी जिंदगी में आए, तो वो जो मैंने अपना गैप छोड़ा है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, वो फुलफिल करना जरूरी है। तो उस टॉक्सिक पार्ट को काटने के लिए साइकोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट। उसमें बोर्डरलाइन में भी साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसकी बहुत सारी थेरेपी है, जैसे आपने डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, मास्टर थेरेपी है। मतलब आपको बीपीडी नहीं भी है तो आप डीपीडी सीख लीजिए, मैं मतलब लिटरली टेक माय वर्ड्स। तो उसमें डीबीटी हो गया है। दूसरा बहुत सारे नाम बोलने में कोई मतलब नहीं है। सिस्टम ट्रेनिंग फॉर इमोशनल प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्योंकि बीपीडी के में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो सकता है। किसी को रोमांटिक रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, किसी को वर्क प्लेस में दिक्कत आ सकती है, किसी को पढ़ने में अटेंशन कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, किसी को नॉर्मल बेड पे सोने में दिक्कत आ सकती है कि मुझे इस तरह के थॉट आ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सिखाई जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है माइंडफुलनेस वाली। माइंडफुलनेस मतलब अवेयर होना। तो माइंडफुलनेस के भी पूरा सेशन लिया जा सकता है, तो उसकी मैं नाम डिटेक्ट कर रहा हूँ। तो माइंडफुलनेस भी होती है, माइंडफुलनेस थेरेपी होती है। इसमें योगा, इसमें फिजिकल एक्टिविटी इसके एक ट्रेट को कम करती है। बोर्डरलाइन का ट्रीटमेंट बिल्कुल मत कंसिडर कर लेना कि योगा और फिजिकल एक्सरसाइज है। आपकी योगा फिजिकल एक्सरसाइज आपके नॉर्मल रूटीन का एक पार्ट है, वो आपकी इम्पल्सिविटी को कम कर सकता है। क्योंकि जैसे योगा जैसे कहता है ना कि पीसफुल लाता है, तो बोर्डरलाइन का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता वो, बट आपकी एक इम्पल्सिविटी जो है उसको कम कर सकता है, आपके रूटीन को ला सकता है। तो उसमें जैसे मैं एक और पढ़ रहा था, मतलब नहीं जाएगा वो जब तक आर्टिकुलेशन, उसको समझना, उसके खुद से सेल्फ थेरेपी करना, जो भी करना, मतलब वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा सीवियरिटी है। इंडिविजुअलाइज थेरेपी होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप और मैं इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट कर सकते थेरेपी, क्योंकि वो इंडिविजुअलाइज ही होगी, वो पर्सनलाइज ही होगी। तो इसलिए उसके पैटर्न, क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन है थेरेपी, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले से कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो उसको हम इमेजिन करके नहीं जा सकते। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तो वो इंडिविजुअलाइज होती हैं, पर्सनलाइज होती है। वो किस किस ढांचे में, किस खांचे में बैठेगा पूरा, वो डिपेंड करेगा कि आपके राइट। तो इस तरह से होता है। दूसरा, बहुत सारे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन का, जैसे मैं कभी ट्राई करूँगा कि मेरे जो सीनियर थे डॉक्टर सुरेश, वो यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमडी ऐसे करके गए हैं। वो सारा जो काम कर रहे हैं वो बोर्डरलाइन में और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मतलब यूके में तो ऐसा कि वहाँ पे इंश्योरेंस होता है, या वहाँ पे कोई स्टिग्मा नहीं, वहाँ पे तो पता होता है कि लग्जरी है। मतलब साइकोथेरेपी मिलना, साइकियाट्रिक हेल्प मिलना लग्जरी है। मतलब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, रोड साइड सोने के लिए होगा, तो भी आपको मजा आ जाएगा साइकोथेरेपी लेने के बाद, सोने के बाद ना। तो साइकोथेरेपी वंडर्स करती है।
तो वो बता रहे थे कि मतलब उनको कभी एक्सपीरियंस लेके आऊँगा कभी तो लाइव लेके आऊँगा, तो उनका वहीं पे उनका काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, तो उस बारे में वो बताते हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि यदि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े ना तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा हो, आपको इम्पोर्टेंस इतने ज़्यादा हावी हो गई हो, या आपके ऊपर एडिक्शन इतना ज़्यादा हावी हो गया हो, तो उसमें हॉस्पिटलाइज होने का कोई मतलब वो सोचने की बात नहीं है। और कोई शर्म हयाज नहीं है, क्योंकि आपको अपने मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा आप अपने लिए और अपने घर वाले जिनसे हम जैसे हम हमारे घर वाले भी नार्सिसिस्टिक होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमसे प्यार करते हैं, तो जैसे अपन देखोगे सुसाइड में सबसे प्रोटेक्टिव फैक्टर लोगों ने क्या बताया, मतलब तो वो कहते हैं कि मेरा पार्टनर तो खराब है, मेरे घर सीनियर्स खराब है, मेरा कॉलेज खराब है, मेरे दोस्त खराब है, लेकिन मुझे मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, या मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे जीना है, चाहे वो कितने भी खराब है, मतलब मेरे सपोर्ट रहे हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। तो जो फैमिली आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, या आपका जो पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, कोई भी आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि मुझे इसके लिए क्यों जीना है। तो सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी क्या है कि उसको एडवोकेट करना चाहिए कि उसकी फैमिली उसके जो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं किसी के भी, तो उसको मतलब बूस्टअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तो वो चीज़ होती है, वो काफ़ी जो सोशल सपोर्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ को इंटीग्रेट करना जरूरी है कि आपको जीने का जो मकसद है वो क्या है। क्योंकि मैं जब स्पिरिचुअलिटी पर रीजन पे बात करना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन लंबा चला जाएगा, वो सब एक पार्ट है कि आपको असिस्ट करते हैं, बट क्या था कि मैं इस बारे में किसी तरह का डीमीनिंग दे रहा हूँ, मैं आपकी सबकी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भगवान में भरोसा मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि बॉर्डरलाइन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि उसको लगे कि भगवान क्या है, भगवान ने तो आज तक मदद नहीं करी, मैं तो जिंदगी में सब खराब होता है वह। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट करी हुई है, जो भी आप भगवान को जिस भी तरह का मानते हो वो मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कोई नहीं मिलेगा तो भगवान तो आपको मिलेगा ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बियॉन्ड भी आपकी चीजें होती हैं कि जब आप भगवान में भी फेथ खो दें, तो क्योंकि वो फेथ आपने इसलिए खो दिया क्योंकि वो कई बार क्लिनिकली आपकी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को नहीं ठीक कर सकता। तो उसके लिए आपको वर्थ समझना जरूरी है कि मेरे घर वाले या मैं खुद या जिन जो मेरे से प्यार करते हैं, क्योंकि आपका रॉक बॉटम हिट कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से हिट कर सकते हो। उस दौरान भी लाइफ का जो मीनिंग है, जैसे फ्रैंकल ने जो बुक लिखी थी कि मैन सर्च इन द मीनिंग, जो था वंडरफुल। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया तो आप मीनिंग मिल जाएगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि हाँ ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्ड हो जाएगा और आपको एक लाइफ मीनिंग जीने का मतलब मिल जाएगा। वो थेरेपी में धीरे धीरे आता जाता है, उसको समराइज नहीं कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, वो तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, लेकिन इट्स वर्दी टू लाइफ। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से ये शायद शॉपिंग मुझे मिल नहीं रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे 15-16, वो शायद कवर हो गए मेरे हिसाब से। हाँ राइट। हेलो रिचा, एक थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं किसी के ऑलरेडी है तो आप मेरे से तो स्कूल नहीं है, देख लीजिए। ओके, बिल्कुल इस क्वेश्चन को जवाब देना चाहूँगा मैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक एडिक्शन का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बीच में। निकोटिन जो है, हेलो बॉबी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें निकोटिन जैसे स्मोकिंग जो होता है उसमें 3% लोग छोड़ पाते हैं अपनी मर्जी से, मेडिकेशन से तो 70-80% लोग छोड़ पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एडिक्शन के लिए वो जो स्मोकिंग छोड़ता है, तो उसमें मेडिसिन की बुक में एडिक्शन साइकियाट्री है कि इंसान 36 बार ट्राई करता है तब जाके 3% लोग छोड़ पाते हैं। तो हो सकता है कि आपका थेरेपिस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां आपको मतलब नहीं आपको मिल रहा हो, तो वो भी बहुत बड़ा रिकवरी का पार्ट है कि आप अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढ लेते हो, वो भी आपका हीलिंग है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपके ढूंढने में जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो खुद एक थेरेपी है बेसिकली। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको,
हाँ, सब लोगों से कुछ न कुछ मिलता जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें मतलब वो नहीं फील करना कि यार मैं थेरेपिस्ट ने सुना नहीं या मैं पूरा बात नहीं कर पाया। वो ह्यूमन, वो भी एक ह्यूमन है। मतलब मैं क्योंकि ट्रेनिंग सबका अलग अलग डिफरेंट लेवल का होता है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग एक्चुअली में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में कुछ खास ट्रेनिंग नहीं है, मतलब टू बी फ्रैंक। वो हमने जो अपने आप खुद ढूंढ ढूंढ के, ये बीपीडी जो हैशटैग है ना, यहीं से सारा ढूंढा हुआ है सारा। तो वहीं से लाइफ एक्सपीरियंस स्टार्ट करे, फिर बुक पढ़ी, फिर रिसर्च पढ़ा, फिर उसमें तो घुसे गए, कोई एंड नहीं है। तो उसमें साइकोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के पास जाएंगे आप, जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो असिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार क्या होता था कि मैं लोगों को या तो लिंक भेज देता हूँ, या मैं डीबीटी के कुछ बुक्स बता देता हूँ, या मैं मेरे जो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके पास रेफर कर देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि आप साइकाट्रिस्ट के पास भी चले जाइए एक बार, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो आपको असिस्ट कर देंगे। मेडिकेशन का जरूरत होगा या कुछ भी केसेस होंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे मेंटल जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशन नहीं है, मतलब कम है। मैं कहता हूँ जो है वो तो खाली बैठे हैं। हम तो खुद इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्या है कि खाली बैठे हैं, जितने साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं खाली बैठे हैं ऑलमोस्ट, मतलब ये हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उनको। तो आपको मिल जाएंगे, मैं कम है। जैसे मैं अभी टेली साइकाट्री पे, मतलब मैं टेली साइकाट्री पे डिस्कस कर रहा था, मैंने सेमिनार था, उसमें बताया कि इतने ज़्यादा एडिक्शन के केस है, इतने बॉर्डरलाइन के केस है ना, यदि जितने दुनिया के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दिन रात काम करेंगे ना, तो भी एड्रेस नहीं कर सकते। तो गैप तो बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे पास यदि एक भी बंदा आता है या एक भी चीज़ आती है, तो हम उसमें परफेक्ट काम करते हैं। हम उसमें नहीं है कि किसी भी तरह का कोई गैप छोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि इंटेंशनली या गलती से या ह्यूमन गलती से रह जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस इनवैलिड नहीं है। तो देर आर साइकोलॉजिस्ट, देर आर साइकाट्रिस्ट, देर आर मेंटल हेल्थ कोच, मतलब एवरीवन इज वर्किंग। बट यदि आप साइकोलॉजिस्ट उसके बहुत साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं बॉर्डरलाइन की, तो दैट विल बी गुड, और आपको मिल जाएंगे। आप गूगल कर सकते हैं, प्रैक्टो दे सकते हैं, या नहीं तो आप यूट्यूब पे कुछ बॉर्डरलाइन पे बहुत सारे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रोमाना करके हैं, वो भी काफ़ी काम किए। और हमारे बहुत सारे नहीं तो हैशटैग बीपीडी तो फ्री थे, पिता वो सालों ने बंद कर दिया फोकट में, वो खुलवाना जरूरी है। तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, सॉरी मैं पूरा आंसर नहीं दे पाया, और दूसरा देखो क्या है। Richard Kharbanda, she says, sir, I'm in a relationship with BPD. Therapy से worst हो गया है case. What should I do now? और any book से suggest for BPD? ओके, बहुत बार क्या हो सकता है, जैसे मैं एक पॉइंट मेरे सामने दिख गया था, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होता है। आपका थेरेपी आपको ट्रिगर कर सकता है। तो मैं उस चीज़ का बिल्कुल स्टैंड ले रहा हूँ कि आपने जब थेरेपी शुरू करी, तो क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस, आपका माइंड क्या करता है ना कि रिप्रेस करके रखता है। जैसे मान लो मेरा कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, तो मेरा माइंड कभी ओपन अप नहीं होने देगा मुझे, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, दुनिया में ट्रस्ट नहीं है, मैं दोबारा खराब फील करूंगा। तो क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को असेस करने लगते हैं, थेरेपी में जाते हैं, बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिगर हो जाएं। आप अपने पुरानी चीज़ों को डिस्कस करने में, पुरानी चीज़ों को डिस्कस करने के टाइम पे आप थेरेपी के दौरान ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप ट्रिगर हो रहे हो तो इसका मतलब है कि थेरेपी काम करना शुरू कर दी है, क्योंकि वो तो होना ही था। वो आज नहीं तो कल होना था, कल नहीं तो परसों होना ही था। आपको, आप कितना सेव कर पाते हैं वो, मतलब यू आर लकी कि आपको यदि राइट थेरेपिस्ट या राइट चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्कशन में आ जाती है, या आप भी अपने आप बातें पूरी तरीके से एक सिस्टम तरीके से रख पाते हैं। तो आप बिल्कुल मतलब निराश मत होइए कि ट्रिगर हो गए, ज़्यादा हो गए हैं। तो हो सकता है वो रिकवरी का कई बार पार्ट होता है। हाँ, तो अगली बार नहीं होगा, हाँ, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल हाँ। भी। तो उसमें आप बुक जैसे मार्शा एमलिन की जैसे मैंने बताई, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, ट्रॉमा एंड रिकवरी द बुक, मतलब मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने बताया मुझे, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ढूंढ ही रहा था। तो उसमें है वो द बॉडी दैट कीप स्कोर। मतलब आप, आपका माइंड माने ना माने कि आप ट्रोमाटाइज हैं, आप माने ना माने कि आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंस है, बट आपकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती है। आप थके हुए हैं, आप खराब फील कर रहे हैं, आप एंग्जियस फील कर रहे हैं, आप मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी हमेशा जो, मतलब बॉडी का मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपको उनका सबका एक एक हिसाब रखता है, किसने कब क्या बोला था उसने, तो वो सारा इसको रखता है। तो वो जो बुक है काफ़ी, मतलब सेल्फ हेल्प, काफ़ी खतरनाक बुक है, मतलब हो सकता है कि। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि थेरेपी आपको हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट बना दे अपने आप का। मैं तो जैसे, मतलब कई बार मजाक मजाक में बोलता हूँ कि मैं लोगों को ठीक नहीं करता, मैं लोगों को साइकियाट्रिस्ट बना के भेजता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को भी ठीक करें। तो आपको हील होना तब साइकियाट्रिस्ट, जैसे आप आज भी आपको मतलब एक वर्क क्रिएट करना है। हाँ, हाँ, true, hard immunity। तो उसमें क्या है कि आप यदि वैसे बन जाएंगे तो आप अपनी इमोशंस को भी। और दूसरा क्या है कि जैसे
मान लो मुझे बीपीडी के स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हटाने हैं, तो हो सकता है कि मान लो मैं अपने आप को बीपीडी प्रोजेक्ट करूँगा तो मैं नहीं हटा पाऊंगा। मैं क्या करूँगा, बीपीडी हैशटैग के पीछे पड़ जाऊंगा। अब मैं इसको प्रूव करूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरा एक्सपीरियंस भी वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि बाकी लोग जो साइलेंस में हैं, डार्क में हैं, उनको भी एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी से ना, तो आप ऐसा इंसान ढूंढ लो, ऐसा चीज़ देख लो कि उसके एक्सपीरियंस आपसे मिलते हैं, तो आप उसकी ऐश बचाने में लग जाओ, ठीक है। तो आप अपने आप हील हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे हील होना है। तो बहुत सारे वेज हैं। मतलब उसमें जैसे बोलते हैं कि उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मतलब जैसे मीम बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अनिल सिंह नाम से मीम बनाता हूँ, तो उसमें क्या करता हूँ कि मैं अनिल सिंह प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उससे मैं देख पाता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं ऑब्जेक्ट मतलब आउट ऑफ माइंड रख के देखूंगा तो मुझे हंसी आती है। जैसे मीम कई बार हमें रिलेटेबल क्यों लगते हैं, हम हंसते हैं अपनी मेंटल हेल्थ का मजाक बना के ना, तो वो एक्चुअली हील हो रहे हैं। तो वो जो मीम थेरेपी ना, वो काफ़ी खतरनाक तरीके की मीम थेरेपी होती है, वो भी हेल्प कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है बॉर्डरलाइन में या नॉर्मल में भी, सॉरी। तो वो अपने एक्सपीरियंस वैलिडेट होते हैं उसमें। मैं बॉर्डरलाइन बात बार टर्म इसलिए ले रहा हूँ कि आई एम हैप्पी टू यूज़ की बॉर्डरलाइन टर्म, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हैं, वो कॉन्सेप्चुअली कंफ्यूज इस तरीके से बोला गया था, बट दे आर नॉट। मैं बोला कि सबसे ब्रिलियंट, सबसे लवेबल, नेचर लविंग, फ्रैंटिक लोग मरते हैं बॉर्डरलाइन की उसकी जिंदगी में आ जाए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बात अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार। विष्णु ने पूछा है what to do when all this happens to you at most of the time. हाँ, उसका सबसे बड़ी खतरनाक खराब बात बोलो चाहे अच्छी बात बोलो, ये है कि इसमें क्रॉनिक इम्पिटेंस और जो इमोशनल डिसलोशन है ना, वो खतरनाक होते हैं और वो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, और इससे ज़्यादा जो आप शायद हो सकता है कि वर्ड में नहीं पुट कर पाए, उसके बियॉन्ड भी आपको खराब लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वो अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारा सिम्टम नहीं है, वो बॉर्डरलाइन ने सिम्टम दे दिए हैं, बता दिए हैं। कौन जिंदगी में मतलब अपने इंसान अपने आप से किसी को अब्यूज करना चाहता है, या एंगर करना चाहता है, या खराब फील करना चाहता है, या मरना चाहता है जिंदगी में? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। उनके पेन ट्रॉमास इतना ज़्यादा है कि वो माइंड में इस तरह का क्योस क्रिएट कर देते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खराब फील कर रहे हो, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नया ढूंढ रहे हैं। ये दिस इज रिटन इन द वेल इन द बुक, सो मच लिटरेचर अबाउट इट। और जो मार्शल एलियन तो बादशाह है ही बॉर्डरलाइन की, जिन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है। तो तो उस बारे में आपको डिसअपॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ मैं। बॉर्डरलाइन में हो सकता है कि ये 3 4 5 साल, मुझे लगता है कि जब मैं आप रिट्रोस्पेक्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरा बॉर्डरलाइन जो हिट किया था वो सेकंड एमबीबीएस में हिट किया था। जब मुझे लगा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ ना। तो फिर दोबारा जब फर्स्ट रिलेशनशिप में हुआ, फिर ओवरकम करने के लिए सेकंड में गया, तब पता चल गया कि भाई साहब अब रुकना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो ना सब केवास मच जाना है। तो उसके बाद हो सकता है कि इस तरह से काफ़ी लंबा 8 9 10 साल से चल रहा हो। तो जितना जल्दी हमें तो खुद मतलब मैंने तो मेरा खुद ढूंढा है, तो जैसे मतलब बुक्स रखी थी, लेकिन कई बार मैं मान लो किसी को कि तुम बॉर्डरलाइन के बारे में पढ़ो, तो वो नहीं पड़ेगा ना। उसमें आपको खुद ही मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कितना परमिसिव है, कितना आपका रिलेटेबल है चीज़ें, और कितना आपके जो एक्सपीरियंस रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे बताया कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, आप खराब फील कर सकते हैं। आप मैं बोलूँगा कि सबसे पहले बीपीडी बॉर्डरलाइन को एक बार आप कंसेप्चुअली समझ लीजिए। यदि आप थेरेपी मत सीख कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इस बारे में नहीं बात करना चाहते मत कीजिए। आप एक थर्ड पर्सन को कंटेक्स्ट में रख के आप अपने सिम्टम बताइए, लेकिन आप थर्ड पर्सन के बीच में बताइए, और आप एक किसी भी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, आप उसको समझ लीजिए। या आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, या यूट्यूब पे जाके आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डाल सकते हो, उस बारे में मटेरियल मिल जाएगा। तो आप पहले थर्ड पर्सन के बारे में भी, प्रॉब्लम है कि कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसको हाँ वो इम्पोर्टेंट है। समझ लेंगे, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आएगा ट्रू कि ट्रू ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है कि नहीं। ट्रू। तो उसमें आप जैसे मैं बताऊं कि रोमाना करके जो साइकोलॉजिस्ट है, मतलब मैं उसमें बिलीव करता हूँ, और एक साइकोलॉजिस्ट और हैं, यूएसए के हैं। तो मैं कभी से ही कर दूंगा उनका चीज़ें। तो मुझे ऑथेंटिक लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं है ऑथेंटिक है, बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे उनका जो कंटेंट था वो काफ़ी रेलेवेंट लगा। तो और भी बहुत सारे हैं, बट उन दो लोगों का, रोमाना करके आप याद कर लीजिए, अपनी इंडियन ओरिजिन की हैं, वो यूएसए में प्रैक्टिस करती हैं। और रोमानी, हाँ सॉरी, रोमानी नाम है, क्या नाम है, सॉरी। तो उनका जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको, और वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी देखना चाहिए, उन साइकाट्रिस्ट को भी देखना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने काम किया तो हमें एक सरप्लस एडवांटेज मिल जाता है, हम उसके बियॉन्ड काम करते हैं। जैसे तो मेरा जो काम था वो मैंने इसलिए कि मैं लोगों से, जो लोगों के पास एक्सपीरियंस थे,
तो उनसे धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, वो जब एज के साथ एक्सपीरियंस के साथ में सबको आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हूँ, वो आप भी जब सीखेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी उस बारे में। हमें इसलिए एडवांटेज है कि हम साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हमें सीखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मेरी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकियाट्री के काम आए नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशी से तो अभी नहीं है सर, ओके, लेकिन हाँ, ठीक है। अभी नहीं है। ओके लेकिन एक अंकल है, पीजी है वो, नाम नहीं सॉरी, ओके। तो उन्होंने पूछा है कि जो मूड स्विंग्स होते हैं हम्म, तो उसको एसेस करना काफी डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट अगर हो जाए तो कैसे मतलब डिफरेंशिएट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और हमें कैसे पता चले कि हम एक खुद डायग्नोसिस का तो हमने बता दिया, वो एड्रेस कर दिया हमने, हम्म, और उस जी ने वही पूछा है कि ठीक है। मूड स्विंग्स कैसे एसेस करें और उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। ठीक है। सही सवाल है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो पूछते भी ज़्यादातर लोग यही हैं, ऐसा सवाल ही। नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, मूवमेंट स्लो हो गई शायद, नेटवर्क, वो डाटा खत्म हो गया होगा मेरा लगता है।